अस्सलामुअलैकुम। शीतारा ख्याल ख्वानी की परवाज़ करके ब्रादर कबीर के दिमाग में पहुंच गई। उसने कहा, मैं जानता था अपनी हमाकत से मौंकी ब्रादर के कदम और मजबूती से जमाने के बाद मेरे पास होगी। मैं तो हमसे कह चुका था कि जब भी हार कर पछता कर आओ तो आइंदा ख्याल ख्वानी के ज़रिए नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर खुद आना, वरना मैं सांस रोककर तुम्हें भगा दूंगा। क्या तुम मुझे भगा दोगे? अफसोस, दिल से मजबूर हूँ। तुम समझती हो मुझे तुम्हारे हुस्न व शबाब की हवस है। ज़रा अकल से सोचो, ना मैंने तुम्हारा हुस्न देखा है ना शबाब, फिर इसका लालच क्यों करूं? मैं बयान नहीं कर सकता कि किस तरह तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूं। मुझे अंदाज़ा है कि तुम मुझसे सच्चा इश्क करते हो। क्या तुम मेरी नाकामी और तौहीन बर्दाश्त करोगे? कभी नहीं। तुम्हारी तौहीन मेरे प्यार की तौहीन है, लेकिन तुम मेरी एक बात नहीं मानती हो और मुझे नाकाबिल एतबार समझती हो। यही बात मैं तुमसे कह सकती हूँ। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो। मैं वादा कर चुकी हूँ, जिस दिन तुम इन बंदरों को मेरे देश से भगा दोगे उसी रात तुम्हारे पास चली आऊँगी। आखिर तुम्हें मुझ पर एतमाद क्यों नहीं है? बुरा न मानना, तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड ख़राब है। तुम पारस से दोस्ती करते रहने के दौरान में उसे कई बार फ़रेब दे चुकी हो। उससे भी वादा किया, फिर अपनी जगह अपनी डमी भेजकर उसे उल्लू बनाती रही। उसने भी उस डमी शीतारा से शादी कर ली थी। बहरहाल मैं उल्लू नहीं बनना चाहता। मैं तुम्हारे पास आऊँगी तो कैसे समझोगे कि मैं हूँ, मेरी डमी नहीं है? तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कैसी गैर मामूली सलाहियतें रखता हूँ। मैं बड़ी राजदारी से अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करता हूँ। जब तुम्हारी जगह कोई डमी मेरे पास आएगी तो मैं उसे दूर से ही भगा दूंगा। मैं तुम्हें आजमाऊंगी, एक बार नहीं बार बार आजमाऊँ। जब तक तुम नहीं आओगी तुम्हारी हर डमी को भगाता रहूँगा। अब बताओ कि कब आ रही हो? उसकी बातों के दौरान देवी को किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो ब्रदर कबीर से कह रहा था, कबीर जी नमस्ते, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो बोला, आइए बैठिए। फिर उसने देवी से कहा, तुम कुछ ख्याल न करना, मेरे कुछ ज़रूरी मामलात हैं, तुम आधे घंटे बाद आओ, फिर तुम्हारे मसले पर गुफ्तगू होगी। ये कहकर उसने सांस रोक ली। वह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। ये तजस्सुस पैदा हुआ कि उसके ज़रूरी मामलात क्या हैं। ये मालूम करने के लिए कबीर के दिमाग में जाती तो वह महसूस करते ही सांस रोक लेता। लिहाजा वो ख्याल ख्वानी की परवाज़ करके उस शख्स के दिमाग में पहुंच गई जिसने नमस्ते किया था और अंदर आने की इजाज़त मांगी थी। उस शख्स के अंदर जगह मिल गई। ब्रदर कबीर उसे कह रहा था, पंडित जी आपने कहा था मेरी जन्म कुंडली देखेंगे, सितारों की चाल मालूम करेंगे और पता नहीं क्या करेंगे। इसके लिए एक हफ्ता लग जाएगा, लेकिन आप 2 ही दिन के बाद आ गए हैं। कबीर जी मैं समझ रहा था, परेशानी की हालत में जन्म कुंडली देखूंगा, आपकी पिछली और आइंदा ज़िंदगी के हालात मालूम करूंगा तो कई दिन लग जाएंगे। लेकिन आप बड़े दयावान हैं। आपने 1 लाख रुपए दिए, मेरी बेटी की शादी करा दी, मेरे सर से बोझ उतार दिया। फिर परेशानी नहीं रही तो मैंने 2 ही दिन में ज्योतिष विद्या से आपके बारे में बहुत कुछ मालूम किया है। देवी उसकी बातें सुनने के दौरान में उसके चोर ख्यालात भी पड़ रही थी। वह महाज्ञानी पंडित था। पंडित अमरनाथ त्रिवेदी कहलाता था। बनारस से आया था, बेटी की शादी करके अब वापस जाने वाला था। ब्रदर कबीर ने उसका बहुत नाम सुना था। उसके पास आकर अपनी पिछली हिस्ट्री और मुस्तकबिल के हालात मालूम करने चाहे। फिर कबीर को पंडित की परेशानियों का इल्म हुआ तो उसने 1 लाख रुपये उसे देकर उसकी परेशानियां दूर की थीं। पंडित का दिमाग देवी को वही बातें बता रहा था जो पारस ने तनवीमी अमल के जरिए उसके अंदर ठूंस दी थी। वैसे वो वाकई ज्ञानी था, ज्योतिष विद्या में उसे महारत हासिल थी, लेकिन इस वक्त पारस की ठूंसी हुई बातें कर रहा था। उसने कहा, आप अपनी पैदाइश के बारे में और माँ बाप के बारे में कुछ नहीं जानते। पंडित जी अब भी नहीं जानता हूँ। जान लेंगे। मैंने आपके नाम के अदाद से आपकी तारीख़ पैदाइश मालूम की, फिर कौड़ियाँ फेंक कर मालूम किया तो वही तारीख़ पैदाइश निकली। आपकी और भगवान श्री कृष्ण चंद्र की पैदाइश का दिन एक ही है। आप एक ऊंची ज़ात के ब्राह्मण घराने में पैदा हुए थे। ब्रदर कबीर ने पूछा, यानी कि मैं ब्राह्मण, यानी कि मैं हिंदू हूँ? जी हाँ, आपकी जन्म कुंडली यही बताती है। देवी सुनकर खुश हो रही थी और ज़्यादा तवज्जो से सुन रही थी। वो कह रहा था, पंडित जी मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं तो अब तक मुसलमान रहा हूँ। आपने बताया था कि किसी मुसलमान बुज़ुर्ग ने आपकी परवरिश की, आप उन बुज़ुर्ग की तालीम और तरबियत से मुतासिर हैं। क्या अब मैं मुसलमान नहीं रहूँगा? आप दिल और दिमाग से मुसलमान रहेंगे, लेकिन पैदाइशी तौर पर हिंदू होने से इनकार नहीं कर सकेंगे। फिर आपकी ज़िंदगी में किसी ऐसी हस्ती का साया जो आपको हिंदू धर्म की तरफ माइल करता रहेगा। प्लीज़ बताएं वो हस्ती कौन है? मैं अपने इल्म से उसका साया देख रहा हूँ, लेकिन उस हस्ती को ना पहचान सकता हूँ और ना उसके बारे में कुछ मालूम कर सकता हूँ। मैं एक औरत को दिलो जान से चाहता हूँ, वह हिंदू है। क्या वही औरत मुझे हिंदू धर्म की तरफ ले आएगी? हो सकता है वही औरत आपकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा कर दे। मैंने 2 दिन में आपके बारे में जो अहम और मुख्तसर सी बातें मालूम की वो बता दी। मैं अगले 2-4 दिन में और जो कुछ मालूम करूँगा वो आपको बताता रहूँगा। आप इजाज़त दें, मुझे बेटी की ससुराल जाना है। वो इजाज़त लेकर चला गया। कबीर ने देवी को आधे घंटे बाद आने के लिए कहा था। वो आधा घंटा गुजर चुका था।
देवी ने उसके दिमाग में आकर पूछा, क्या मैं आ सकती हूँ? तुम आ चुकी हो और मैंने सांस नहीं रोकी है। मैं तुमसे अपने अहम मसले पर बातें कर रही थी। तुम्हारा कौन सा अहम मसला था कि तुम मुझे आधे घंटे तक नज़रअंदाज करते रहे? मेरा अपना मसला है, तुम्हें क्या बताऊँ और क्यों बताऊँ? तुम मेरी क्या लगती हो? मैं तुम्हारी कुछ लगती हूँ, इसीलिए तो बार बार तुम्हारे पास आती हूँ। अब तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी सच्ची मोहब्बत पैदा हो गई है जिसका तुम अंदाज़ा नहीं कर सकोगे। ऐसी क्या बात हो गई है कि तुम सच्ची मोहब्बत करने लगी हो? कबीर, दरअसल मैं इसलिए अब तक तुमसे कतराती रही कि तुम मुसलमान हो, इसलिए पारस की तरफ भी दिल माइल नहीं हुआ। मैं उलझती रही कि मेरे नसीब में मुसलमान ही क्यों लिखे हुए हैं। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जीवन साथी के लिए तुम्हें पसंद करके गलती नहीं की है। तुम्हारी बातों से यूं लगता है जैसे तुमने मेरी और पंडित जी की गुफ्तगू सुनी है। ओ गॉड, मैंने इधर ध्यान ही नहीं दिया कि तुम पंडित जी के दिमाग में जगह बनाकर हमारी बातें सुन सकती हो। सच बताओ, क्या तुमने ऐसा नहीं किया है? वो खिलखिलाकर हंसने लगी। कबीर ने कहा, यह खिलाफ तहजीब है, तुम्हें छुप कर नहीं सुनना चाहिए था। सुन लिया तो क़यामत नहीं आ गई। मैं तो खुशियों से मालामाल हो रही हूँ। क्या तुम ये सुनकर खुशी नहीं हो रही कि तुम पैदाइशी हिंदू हो? मुझे ना खुशी हो रही है ना अफसोस हो रहा है। मैं दीवारगीर घड़ी के पेंडुलम की तरह दाएं बाएं हिल रहा हूँ। इधर मुसलमान भी हूँ, उधर हिंदू भी हूँ। तुम मुसलमान नहीं हो, पिछली ज़िंदगी भूल जाओ। आइंदा ज़िंदगी हिंदू धर्म के मुताबिक मेरे साथ गुजारा करोगे। इनकार करोगे तो मैं तुम्हारी तन्हाई में नहीं आऊँगी। आह, पंडित जी ने दुरुस्त कहा था। एक हस्ती मुझे हिंदू धर्म की तरफ माइल करेगी। मुझे यकीन है वो तुम ही हो। एक अरसे से तुम्हें तन्हाई में बुला रहा था और तुम इनकार करती रही। आज राज़ी हो रही हो। फिर एक बार बोलो, क्या वाकई मेरी तन्हाई में आओगी? हाँ, अब मुझे इनकार नहीं। सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं गया काम से। हुस्न शबाब की सौगात पेश कर रही हो। ऐसी काफिर रिश्वत लेकर काफिर बनना ही पड़ेगा। कब आ रही हो? अब हमें संजीदगी से सोचना और समझना चाहिए कि हमारा जो काम है धर्म के मुताबिक हो। पहले हमें शादी करनी चाहिए। बात माकूल है, पहले शादी होनी चाहिए, मगर कब? जब दिली और दिमागी सुकून हासिल हो, जितनी जल्दी हो सके। मुझे बंदरों के अजाब से निजात दिलाओ, फिर ब्याह का मंडप सजाओ। बात फिर वहीं पहुंच गई। यानी पहले मैं तुम्हारा मसला हल करूं, पहले बंदरों को यहाँ से भगाऊं, फिर तुम मेरे पास आओगी। अब तुम हिंदू हो, ये देश तुम्हारा है, यहाँ के मसाइल तुम्हारे हैं। बंदरों को यहाँ से भगाना तुम्हारा भी फ़र्ज़ है। क्या तुम अपने धर्म से, अपने देश से मोहब्बत नहीं करोगे? तुम्हारा हाथ थामकर धर्म के रास्ते पर चलूंगा और देश के लिए कुछ करूंगा। आओ और मुझे अपना हाथ थामने दो। तुम बहुत ज़िद्दी हो। मुझे तुम्हारी ज़िद से भी प्यार है। आज मैं पहली बार तुम्हारी बात मानकर तुम्हारे पास आऊँगी। मुझे छूने वाले, मुझे पकड़ने वाले तुम पहले मर्द इसलिए होगे कि तुम मेरे मन मजाज के मुताबिक हिंदू हो। देवी सीतारा, तुमने मुझे खुश कर दिया। वाकई आ रही हो ना? हाँ, मगर अभी दिन है। 9 घंटे बाद रात होगी। चांदनी रात हो तो ऐसे में मुलाकात बड़ी रोमान परवर होती है। दुरुस्त कहती हो। मैं चांदनी रात तक इंतज़ार करूँगा। जो चीज़ इंतज़ार के बाद मिलती है उसकी कदर और बढ़ जाती है। इन 9 घंटों में बंदरों को शिकस्त देना शायद नामुमकिन है, लेकिन तुम कोशिश तो कर सकते हो। अगर तुम्हें कामयाबी होगी और हमारे देश से दुश्मनों के कदम उखड़ जाएंगे तो हमारे सरों से बोझ उतर जाएगा। हम आराम और सुकून से मोहब्बत कर सकेंगे। हमें दुश्मनों पर गालिब आने की और एक दूसरे से पहली बार मिलने की दोहरी खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। हाँ, जीत का नशा हो तो मिलन की घड़ियाँ और ज़्यादा शराबी शराबी सी हो जाती हैं। भाई, तुम जीत गई। पहले अपना ही काम कराना चाहती हो और अब मैं भी इसलिए करूँगा कि तुम अपने धर्म वाले को धोखा नहीं दोगी। अब तुम जाओ और 3 घंटे बाद आओ। शायद उस वक्त तक तमाम बंदर यहाँ से कूच कर जाएं। वो खुश होकर बोली, क्या वाकई तुम इतनी जल्दी उन्हें कैसे भगाओगे? मैं मदारी हूँ, बंदर नचाता हूँ। जिन्हें नचाता हूँ उन्हें भगा भी सकता हूँ। अब जाओ। उसने सांस रोक ली। देवी के जाते ही वो मॉन्की ब्रादर के दिमाग में आया। मॉन्की ब्रादर इस बात से बेखबर था कि वो पारस का मामूल और ताबेदार है। उसने अब तक पारस के ही ताउन से भारत में हनुमान बनकर कामयाबियां हासिल की थीं। मॉन्की ब्रादर पिछली रात से भाग रहा था। इस वक्त नींद पूरी कर रहा था। पारस ने टेलीपैथी के जरिए ख्वाब का एक मंजर उसे दिखाया। इस मंजर में उसका भाई मॉन्की मास्टर जंजीरों से बंधा हुआ नजर आया। वो कैद खाने में तड़प कर कह रहा था, मेरे ब्रादर तुम कहाँ हो? मुझसे बेखबर क्यों हो? मैं इंडिया में हूँ। ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? तुम तो एक खतरनाक तूफान हो। तुम्हें जंजीरों में किसने जकड़ा है? मेरे ब्रादर, मुझे अल्पा ने कैद किया है। मैं उस मक्कार औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जोश में ना हो। उसने तनवीमी अमल के जरिए मुझे अपना ताबेदार बना लिया। अगर तुम में से कोई उसे और उसकी यहूदी कौम को नुकसान पहुंचाएगा तो वो मेरे दिमाग में जल्जले पैदा करके मुझे मार डालेगी। फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं मिलूंगा। मेरे मास्टर भाई, तुम इस औरत के फरेब में कैसे आ गए जैसे तुम आए थे? बहरहाल अल्पा ने धमकी दिया कि इसराइल की ज़मीन पर एक भी बंदर नजर आएगा तो वो मुझे अजियतें पहुंचाएगी, और अगर मुझे कैद से रिहाई दिलाने के लिए मॉन्की फ़ौज हमला करेगी तो मुझे हलाक कर दिया जाएगा। वैसे मेरे तमाम जानिसार फ़ौजी मुझे इस कैद में ज़िंदा सलामत रखने के लिए इसराइल से चले गए हैं।
अब यहाँ एक भी मोंकी मैन नहीं है। अगर तुम जोश और जज्बात में आकर यहाँ होगे तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये बात मैं समझ रहा हूँ, मुझे जोश में नहीं आना चाहिए, लेकिन इस मुल्क में ना आकर तुमसे दूर रहकर तुम्हें किस तरह रिहाई दिलाई जा सकेगी? हमारे तुम्हारे जानिसार अपने कमांडर के साथ जिस मुल्क में भी हैं, वहाँ बैठकर मेरी रिहाई की तरकीब सोच रहे हैं। तुम यहाँ ना हो, अपने दूसरे जानिसारों के पास जाओ। पहले मेरी रिहाई के लिए जहानत से कोई ठोस मंसूबा बनाओ। पारस ने उसके ख्वाब का सिलसिला तोड़ दिया। वो आंखें खोलकर सोचने लगा, मैं कहाँ हूँ? हाँ, याद आया, मंदिर के पीछे एक आरामदेह कमरे में हूँ। अभी मैंने जो कुछ देखा वो महज एक ख्वाब था। मेरा मास्टर भाई खैरियत से है। पारस ने उसकी सोच में कहा, हो सकता है ख्वाब सच्चा हो। मुझे मास्टर भाई की खैरियत मालूम करना चाहिए, लेकिन कैसे मालूम करूं? वो कैद में है। फ़ोन के ज़रिए भी उससे रब्ता नहीं हो सकेगा। मोंकी ब्रदर के पास एक मोबाइल फ़ोन था जिसे वो अपने सामान में छुपा कर रखता था। पारस ने ख्यालख्वानी के ज़रिए देवी के दिमाग पर दस्तक दी, फिर कहा, मैं हूँ कबीर। देवी ने सांस रोक ली, फिर खुद उसके दिमाग में आकर पूछा, क्या अभी तुम आए थे? हाँ। क्या अभी तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन है? हाँ है। क्या बात है? मैं मोंकी ब्रदर का नंबर बता रहा हूँ, तुम एल्पा बनकर उससे बातें करो। ये तो जानती हो कि अल्पा ने एक बार मोंकी ब्रदर को ट्रैप किया था। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन ये नहीं जानती हो कि अल्पा ने अब मोंकी मास्टर को कैदी बना लिया है। क्या सच कह रहे हो? सच मान लो। अल्पा ने मोंकी कमांडर को धमकी दी है कि अगर मोंकी फ़ौज इसराइल से वापस नहीं जाएगी तो उनके मोंकी मास्टर को हलाक कर दिया जाएगा। अगर पूरी फ़ौज चली जाएगी और इसराइल की ज़मीन पर एक भी मोंकी मैन नहीं रहेगा तो मोंकी मास्टर को कैद में जिंदा रखा जाएगा। इसका मतलब है अल्पा ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। बेशक अब इसराइल में कोई मोंकी मैन नहीं है। यही कामयाबी तुम्हें हासिल होने वाली है, लेकिन जितना कह रहा हूँ उतना ही करोगी। उसका मोबाइल फ़ोन नंबर मालूम करके अपनी तरफ से कोई कदम उठाओगी और नाकाम रहोगी तो फिर मैं तुम्हारे काम नहीं आऊँगा। मैं अब कोई गलती नहीं करूँगी, जो कहोगे वही करूँगी। उसने उसे मोंकी ब्रदर का मोबाइल नंबर बताया और उसे समझाया कि उससे क्या कहना चाहिए। वो चली गई। पारस मोंकी ब्रदर के अंदर पहुँच गया। थोड़ी देर बाद मोंकी ब्रदर ने अपने मोबाइल पर बजर की आवाज़ सुनी, फिर इसे ऑन करके पूछा, कौन है? मैं हूँ एल्पा। क्या तुम्हें खबर है कि तुम्हारा मास्टर किस हाल में है? मैं नहीं जानता, मगर मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। पता नहीं तुमने क्या देखा है, मगर वो मेरा कैदी है। तुम झूठ बोल रही हो। झूठ समझोगे तो तुम्हारा मास्टर भाई कैद में मारा जाएगा। तुम्हारे भाई की सलामती के लिए तमाम मोंकी फ़ौज मेरे मुल्क से जा चुकी है। अगर तुम भी मास्टर भाई की सलामती चाहते हो तो इसराइल का रुख न करना। मैं अपनी फ़ौज के साथ तुम्हारे मुल्क में कदम नहीं रखूँगा, तो मेरे भाई को रिहा कर दो। मैं ऐसी नादान नहीं हूँ। वो अपनी तबई मौत तक मेरी कैद में रहेगा। तुम हमाकते नहीं करोगे तो उसे ज़िंदगी मिलती रहेगी। मैंने तुम्हारी फ़ौज के कमांडर को धमकी दी, वो चला गया। मैं तुम्हें भी वार्निंग दे रही हूँ, अगर अपने भाई को ज़िंदा रखना चाहते हो तो अपनी मोंकी फ़ौज के साथ भारत छोड़ दो। आज ही 2 घंटे के अंदर वहाँ से चले जाओ। वहाँ एक भी मोंकी मैन नज़र ना आए। मैं तुम्हारे मुल्क में नहीं हूँ, तुम्हें भारत से क्या दिलचस्पी है? इसराइल और भारत आपस में गहरे दोस्त हैं। मैं दोस्त मुल्क का नुकसान नहीं चाहती। तुम्हारे दूसरे तमाम बंदर जहाँ गए हैं तुम भी वहाँ जाओ। मैं मास्टर भाई की रिहाई की शर्त पर यहाँ से चला जाऊँगा। मजबूर दुश्मन की कोई शर्त नहीं मानी जाती। तुम्हें अपनी फ़ौज के साथ 2 घंटे के अंदर वहाँ से जाना होगा, वरना 4 घंटे के बाद सैटेलाइट के जरिए सारी दुनिया को टीवी स्क्रीन पर मोंकी मास्टर की लाश दिखाई जाएगी। ऐसा करोगी तो हम क़यामत बनकर इसराइल पर टूट पड़ेंगे। बहरहाल हम अपने मास्टर को ज़िंदा रखना चाहते हैं। हम यहाँ से जा रहे हैं। मोंकी ब्रदर ने राब्ता ख़त्म कर दिया। देवी पारस के पास आकर खुशी से बोली, कबीर ये तो कमाल हो गया। वो मोंकी ब्रदर अपनी मोंकी फ़ौज के साथ यहाँ से जा रहे। 2 घंटे के बाद यहाँ एक भी बंदा नहीं रहेगा। मेरी जान शीतारा इसे कहते हैं क़यामत की चाल चलना। ना जंग हुई, ना कोई ज़ख्मी हुआ, किसी को नुकसान नहीं पहुँचा। वो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकल रहे हैं। कबीर तुम्हारा जवाब नहीं है। मैं तुम पर जितना फ़ख्र करूँ वो कम है। मैं अपने वादे के मुताबिक आज रात आऊँगी, फिर सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूँगी। तुम अपनी रिहाइशगाह का पता बताओ। मैं ठीक तुम्हारी आमद के वक्त अपना पता बताऊँगा। अब जाओ और मेरे लिए 16 श्रृंगार करो। वो चली गई। पारस ने ख्यालख्वानी के ज़रिए सोनिया को मुखातिब किया, मम्मा क्या आप मास्को में हैं? हाँ बेटे, तुम हिंदुस्तान में क्या कर रहे हो? यहाँ से मोंकी ब्रदर और उसकी फ़ौज को किसी दूसरे मुल्क भेजना चाहता हूँ। ये बेहतर होगा कि मोंकी ब्रदर अपने लोगों के पास रूस पहुँच जाए। मैं इसका इंतज़ाम कर चुकी हूँ। जिस तरह मोंकी मास्टर मुझ पर एतमाद करता था, उसी तरह मोंकी मैन की फ़ौज का कमांडर भी मुझ पर भरोसा कर रहा है। उसने मेरे मशवरे के मुताबिक एक मोंकी मैन को हिंदुस्तान रवाना किया है। वो मोंकी ब्रदर वगैरह को वहाँ से रूस ले आएगा। पारस दिमागी तौर पर वापस आ गया। फिर आला बीबी सानी के पास पहुँचकर बोला, मेरी प्यारी बिल्ली क्या कर रही है? वो शॉपिंग के लिए जाने वाली थी। आईने के सामने खुद को देख रही थी। इस वक्त वो किसी बहरूप में नहीं थी, अपने असल चेहरे के साथ थी। बाहर जाने के बाद वो असली चेहरा कुछ नई गुल खिलाने वाला था। रूस अपनी तारीख के दरिया में बहता हुआ ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां वो डूब रहा था,
और मुसलसल हाथ पांव मारकर उभरने की कोशिश कर रहा था। इस सुपर पावर मुल्क के टुकड़े हो रहे थे। वहाँ की कई इस्लामी रियासतें गुलामी की जंजीरें तोड़कर आज़ाद हो गई थीं। वो मुल्क टूटकर अपाहिज और कमज़ोर हो रहा था और किसी तरह फिर से मुत्तहद और मुनज़्ज़म होकर सुपर पावर बनना चाहता था। तमाम शहरों और कस्बों में यही सियासी बहस जारी रहती कि मुल्क दोबारा सुपर पावर बन सकेगा या नहीं। एक बात मुतफ़िक़ा तौर पर कही जा रही थी कि किसी ने बाहर से हमला नहीं किया था। ये मुल्क अंदर से टूटकर बिखरता रहा है। बाहर से कभी कोई हमलावर नहीं आया और ना ही आइंदा कभी आएगा। ऐसी ही बातों के दौरान मॉस्को के चंद अफराद ने अजनबी मखलूक देखी। वो मंकी मैन थे जो नज़र आकर कहीं गुम हो गए थे। कई घरों के किचन से पकाया हुआ खाना गायब हो गया। लोगों ने पुलिस स्टेशनों में रिपोर्ट की कि रात का बचा हुआ खाना जो अच्छी खासी मिकदार में होता है वो सुबह तक ख़त्म हो जाता है। एक नहीं कई चोर आते हैं जिनके यहाँ खाना चोरी होता था। वह दूसरी रात जागकर चोरों का इंतज़ार करते रहे। चोर तो नज़र नहीं आए लेकिन खाना फिर भी गायब हो गया। वहाँ के छोटे बड़े होटलों से भी यही रिपोर्ट्स मिल रही थीं कि खाना चोरी हो रहा है मगर चोर नज़र नहीं आ रहे। कमांडर ने तमाम मंकी मैन को सख्ती से ताकीद की थी कि वो किसी औरत की हवस ना करें, क्योंकि औरत की ही वजह से पहले मंकी ब्रादर फंसा, फिर मंकी मास्टर। उन सब ने अहद किया था कि जब तक वो रूस के किसी खित्ते में कदम नहीं जमाएंगे तब तक किसी औरत को हाथ नहीं लगाएंगे। इस अर्जी दुनिया में सोनिया वाहिद औरत थी जिसका एहतराम तमाम मंकी मैन करते थे। पहले मंकी मास्टर अमेरिका में सोनिया से मुतासिर हुआ। फिर उन्हें पता चला कि मंकी ब्रादर को सोनिया के जरिए रिहाई मिली है। अब उसने वादा किया था कि जल्द ही मंकी मास्टर को भी एल्पा की कैद से निकाल लाएगी। कमांडर ने वादा किया था कि वो रूस में सोनिया की हदायत के मुताबिक अमल करता रहेगा और सोनिया की पहली हदायत यही थी कि कोई मंकी मैन किसी औरत में दिलचस्पी ना ले और किसी फ़र्द को नुकसान ना पहुंचाए। सिर्फ खानों और कपड़ों के मामले में मजबूर होकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे थे। सोनिया चाहती थी वह तमाम मंकी मैन अचानक ज़ाहिर ना हो। इस तरह दहशत फैलती। पुलिस और फौज से उनका तसादम हो सकता था। सोनिया ने वहाँ के बाशिंदों को खौफजदा नहीं होने दिया, उन्हें तजस्सुस में मुब्तला किया। अगर उन्हें जानी और माली नुकसान पहुँचता तो वो खौफजदा होते। वो जुस्तजू में थे कि खाना और लिबास चुराने वाले कौन है। फिर इब्तदा में वो मंकी मैन कहीं नज़र आकर नज़रों से ओझल होने लगे। फिर तो सैकड़ों हज़ारों लोग हाथों में कैमरे लेकर घूमने लगे। इस तरह वो जहाँ नज़र आते उनकी तस्वीर उतार ली जाती थी। ये बात आम हो गई कि उनके शहर में बंदर नुमा इंसान मौजूद हैं जो कभी नज़र आते हैं और कभी गायब हो जाते हैं। इस तरह छुपने वाले पुरस्कार और ख़तरनाक होते हैं, लेकिन उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। कभी रात को तन्हाई में अचानक सामने आकर किसी को नहीं डराया। चूंकि खौफ नहीं था इसलिए लोग अब उन्हें अपने सामने देखना चाहते थे, उनसे बातें करना चाहते थे। जब वो खुद ही उनसे गुफ्तगू करने पर आमादा हो गए तो कमांडर ने फ़ोन के ज़रिए पुलिस के एक आला अफसर से कहा, मैं अपने चंद साथियों के साथ आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। इस मुलाकात के दौरान शहर के मेयर भी मौजूद होंगे तो हमें खुशी होगी। शाम को मेयर के दफ्तर में मुलाकात का वक्त मुकर्रर हुआ। कमांडर ने अपने एक मातियत को चंद जानिसारों के साथ मुज़ाकरात के लिए भेजा। वो सब मेयर के एक मीटिंग हॉल में आए। वहाँ शहर के अकाबरीन के अलावा फ़ौजी अफसरान भी थे। वो सब इन बंदर नुमा इंसानों को देख रहे थे। मेयर ने कहा, हम ये जानते हैं कि तुम लोग खलाई जोन से आए हो। अमेरिका और इसराइल में हमारे जो जासूस हैं वो तुम्हारी तस्वीर के साथ तुम्हारे बारे में तफसीली रिपोर्ट भेजते रहे हैं। फिर सैटेलाइट के ज़रिए तुम्हें टीवी पर भी देखा है। एक फ़ौजी अफसर ने कहा, अवाम में भी बाज़ लोगों ने देखा होगा, लेकिन अक्सरियत के लिए तुम्हारे जैसे मंकी मैन अजूबा हैं। एक और अफसर ने कहा, ये दानिशमंदी का सबूत दे रहे हो कि अवाम के सामने अचानक ज़ाहिर नहीं हो रहे हो और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो। कमांडर की मातियत मंकी मैन ने कहा, हमें तुमसे और तुम्हारी कौम से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी ज़ात से सिर्फ इतना नुकसान हो रहा है कि हम यहाँ का अनाज खा रहे हैं और लिबास पहन रहे हैं। क्या तुम लोग अनाज और कपड़ों तक महदूद रहोगे? जो अज़ाइम लेकर अमेरिका और इसराइल गए थे, क्या वो अज़ाइम लेकर यहाँ नहीं आए हो? हमारे अज़ाइम जारहाना नहीं है, लेकिन जब हमें रहने के लिए ज़मीन नहीं दी जाती तो हम जारियत पर मजबूर हो जाती हैं। दूसरे मंकी मैन ने कहा, हम भी तुम्हारी तरह खुदा की बनाई हुई मखलूक हैं। हमें भी इस दुनिया में रहने का हक है। अमेरिका और इसराइल में तुम्हारे हकूक़ तस्लीम नहीं किए गए, तुम वहाँ से भाग कर यहाँ आए हो। कैसे तवक्को करते हो कि हम अपने मुल्क में तुम्हारी पूरी कौम का बोझ बर्दाश्त करेंगे? सबसे पहले ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो कि हम अमेरिका और इसराइल से भाग कर आए हैं। हम किसी मजबूरी से वो मुल्क छोड़कर नहीं आए हैं। झूठ ना बोलो, तुम मजबूर होकर आए हो। हमसे कोई बात छुपी हुई नहीं है। हमारे सुराग रसानों ने बताया कि इसराइल में तुम्हारे मंकी मास्टर को यरगमाल बनाकर रखा गया है। क्या ये गलत है? ये दुरुस्त है कि मंकी मास्टर वहाँ एक कैदी है, लेकिन ये गलत है कि हम मंकी मास्टर की सलामती की खातिर आए हैं। हमारा मास्टर चंद रोज़ में पहुँच जाएगा। दूसरे मंकी मैन ने कहा, फिर ये कि अमेरिका में हमारा कोई मास्टर कैद नहीं है, वहाँ हमारी कोई मजबूरी नहीं है। इसके बावजूद हमने अमेरिका छोड़ दिया है। तुम रिहाइश के लिए हमारे मुल्क को तरजीह क्यों दे रहे हो? ये दुनिया का सबसे वसी और ईज़ मुल्क है। इसके शुमाली हिस्से में इतनी शदीद सर्दी और बर्फ़बारी होती है कि वहाँ आबादी बराए नाम है।
हम उस गैराबाद बर्फानी इलाके में अपनी बस्ती बसाएंगे। उस बस्ती को बसाने के सिलसिले में हमसे ताउन करोगे तो हमेशा फ़ायदे में रहोगे। तुम हमें क्या फ़ायदे पहुंचाओगे? हमारे पास लेज़र गन्ने हैं जिनके मुकाबले में बड़ी से बड़ी फ़ौज ठहर नहीं सकती। तुम्हारे सुराग रसानों ने बताया होगा कि हमारे पास नादीदा बनाने वाली गोलियां और फ्लाइंग कैप्सूल हैं। हम इस मुल्क में तुम्हारी फ़ौज का हर अव्वल दस्ता बनकर रहेंगे। इसमें कोई शुबा नहीं कि तुम्हारे पास जो गैर मामूली चीज़ें उनके ज़रिए हम अमेरिका पर गालिब आकर सुपर पावर कहला सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए हम बंदरों के सामने सिफर पावर हो जाएंगे, हमेशा तुम्हारे मोहताज रहेंगे। फ़ौज के आला अफसर ने पूछा, क्या तुम हमें लेज़र गन्ने, गोलियां और कैप्सूल दोगे? ये चीज़ें लेकर क्या करोगे? ये तुम्हारे लिए गैर ज़रूरी हैं, क्योंकि हम तुम्हारे फ़ौजी बनकर रहा करेंगे। हमें तुम्हारी नहीं, तुम्हारी चीज़ों की और उनके फार्मूलों की ज़रूरत है। हम यहाँ पूरी तरह आबाद होने के 1 बरस बाद मतलूबा फार्मूले देंगे। हम 1 बरस के बहलावे में नहीं आएंगे। अब वो गोलियां और कैप्सूल सिर्फ तुम्हारी जागीर नहीं है, ये बाबा साहब के दायरे में पहुँच चुके हैं। हिंदुस्तान की देवी के पास हैं, इसराइली फ़ौजियों के पास भी हैं और यकीनन अमरीकियों के पास भी होंगे, और वो लोग अपनी अपनी लेबॉर्ट्री में इनका तिब्बी और साइंसी तज्जिया कर रहे होंगे। दूसरे फौजी अफसर ने कहा, तुम्हारी इतला के लिए अर्ज़ है कि हम इस नेमत से महरूम नहीं हैं। हमारे एक ज़हीन और जाली सुराग रसा ने इसराइल में एक यहूदी फ़ौजी को और एक मॉन्की मैन को हलाक किया था। उनके लिबास से हमें दर्जनों गोलियों और कैप्सूलों के अलावा 2 लेज़र गन्नें भी हासिल हुई थीं। वह सब हमारे पास महफूज हैं। हमारे डॉक्टर, साइंसदान और असले के माहिरीन दिन रात मसरूफ़ हैं। हम बहुत जल्द तुम्हारी तरह उन गैर मामूली चीज़ों के हामिल हो जाएंगे। ये अच्छी बात है। हम तुम्हारे फ़ौजी ना से ही अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। दोस्त बनकर हमसे समझौता करो, हमें रहने के लिए शुमाली इलाके का कुछ हिस्सा दो। अगर हम देने से इनकार करें तो फिर भी हम यहाँ रहेंगे। हम अब एक मुल्क से दूसरे मुल्क भटकना नहीं चाहेंगे। हम यहाँ रहने का अटल और आखिरी फैसला करके आए हैं। हम वार्निंग देते हैं, हमारे मुल्क की ज़मीन पर कब्जा ना करो, नाकाम रहोगे। इस दुनिया में मुल्क उसी का होता है जिसका कब्जा हो जाए, और हम पूरे मुल्क पर नहीं, सिर्फ एक छोटे से वीरान इलाके पर कब्जा जमाएंगे। अगर तुम रुकावटें पैदा करोगे तो हम असलहे के ज़रिए तुम्हारा मुकाबला नहीं करेंगे। क्या सिर्फ गोलियों और कैप्सूलों के ज़रिए हमें परेशान करोगे? तुम्हें परेशान करने के लिए इतना काफ़ी है कि तुमसे आज़ादी हासिल करने वाली मुस्लिम रियासतों तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह को हम लेज़र गन जैसा जदीद असलहा सप्लाई करेंगे, उनकी माली इमदाद करेंगे और तुम्हारे मुकाबले में तमाम रियासतों को मुस्तहकम बनाएंगे। अभी चैचनिया के अजाब से नहीं निकले हो, हम ऐसे कई चैचनिया तुम्हारे मुकाबले में पैदा कर देंगे। उन्हें चुप सी लग गई। वो एक दूसरे से कुछ बोलने लगे। फिर एक फ़ौजी अफसर ने पूछा, तुम्हारा लीडर कौन है? कोई तुम्हें सरगोशी में मशवरे देता है? क्योंकि बोलने के दौरान तुम चुप हो जाते हो, कुछ सुनते हो फिर बोलते हो। दुरुस्त समझ रहे हो। हम मुख्तलिफ ममालिक की सियासत को हर पहलू से नहीं समझ सकते, इसलिए तुम्हारी दुनिया की एक मैडम मेहरबान हमारी रहनुमाई कर रही है। ये मैडम मेहरबान कौन है? हम पहली बार ये नाम सुन रहे हैं। नाम को छोड़ो, काम की बातें करो और बताओ, हमारी मैडम कैसी जहानत से चाल चलती हैं? तुमसे दुश्मनी होगी तो हमारा एक भी मॉन्की मैन मारा नहीं जाएगा। तुम्हारे आसपास की रियासतें ही तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएंगी। उन्होंने फ़ौरन जवाब नहीं दिया। फिर एक दूसरे से मशवरे करने लगे। इसके बाद एक फ़ौजी अफसर ने कहा, हम इस अहम मामले पर तुम्हारी मैडम मेहरबान से गुफ्तगू करना चाहते हैं। हमें पता है वो यहाँ मौजूद है, तुम्हें बार बार मशवरे दे रही है। वो यहाँ नमूदार हो जाए तो रूबरू गुफ्तगू हो सकेगी। सोनिया ने कहा, ओ कमांडर, हम इनके रूबरू हो जाएं। वो दोनों उस मीटिंग हॉल में नमूदार हो गए। वहाँ के हुक्काम और फ़ौज के आला अफसरान सोनिया को देखते ही चौंक गए, उठकर खड़े हो गए। सभी ने बेयक वक्त हैरानी से कहा, मैडम आप? हाँ, मैं हूँ इनकी मैडम मेहरबान। वो ऊंचे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगी। इजलास की सदारत करने वाले फ़ौज के आला अफसर ने उठकर अपनी कुर्सी पेश की। वो कुर्सी पर आकर बैठी। तालियां बजाने की आवाज़ें आने लगीं। तालियां बजाने वाले मॉन्की मैन एक एक करके उस हॉल में नमूदार होने लगे। रूसिया काबरीन उन्हें हैरानी और परेशानी से देख रहे थे। वह मुसल्ला मॉन्की मैन इतने थे कि उनकी तालियों से हॉल गूंजने लगा। सोनिया ने एक हाथ उठाया तो तालियां बंद हो गईं। वो बोली, आप हजरात ने मेरी आमद पर मेरी ताज़ीम की, मेरे लिए सदारत की कुर्सी छोड़ दी। ये देखकर तमाम मॉन्की जानिसार खुशी से तालियां बजाते हुए नमूदार हो गए हैं। मैं इन्हें हुक्म देती हूँ ये फ़िलहाल नादीदा रहें। यह हुक्म सुनते ही वो सब नादीदा बन गए। एक फ़ौजी अफसर ने पूछा, मैडम क्या अमरीकी और इसराइली हुकाम जानते हैं कि आप इनकी लीडर हैं? अभी नहीं जानते हैं। दरअसल मैं यहाँ आकर मॉन्की मास्टर की अदम मौजूदगी में इनकी रहनुमाई कर रही हूँ। आप खलाई मखलूक को यहाँ कदम जमाने का मौका क्यों दे रही हैं? पहले मैंने मौका नहीं दिया था। पहली बार अमेरिका ने इन्हें मशवरा दिया कि वो किसी इस्लामी मुल्क पर कब्ज़ा जमाएं। ये इसराइल गए तो वहाँ के हुक्काम ने भी इन्हें इस्लामी मुल्क पर कब्ज़ा जमाने और मुसलमानों पर हुकूमत करने का रास्ता दिखाया। देवी की भी यही कोशिश थी। बहरहाल जिन्होंने भी हमारे खिलाफ कोशिशें की वो मॉन्की फ़ौज को अपने अपने मुल्क में भुगत चुके हैं और आइंदा भी भुगतने वाले हैं। आप इन्हें हमारे मुल्क में क्यों लाई हैं? इन्हें इस दुनिया में कहीं तो रहना ही है।
इस मुल्क का शुमाली इलाका गैराबाद है, ये वहाँ दोस्त बनकर रहेंगे, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इस दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जिनके कई इलाके गैराबाद हैं, आप इन्हें वहाँ ले जा सकती थी। वो बोली, अगर ये मेरी रहनुमाई में ना आते तो तुम भी इन्हें इस्लामी ममालिक का रास्ता दिखाते। तुम्हारी इस्लाम दुश्मनी हमसे छुपी नहीं है, ज़्यादा बहस करने से बेहतर है फराक दिली से इन्हें रहने दो। मैडम, आप हमसे खुली दुश्मनी कर रही हैं। माजी की कोई ऐसी मिसाल दो जब हमने और तुमने एक दूसरे से खुली दुश्मनी ना की हो। मेरी समन पसंदी का शुक्रिया अदा करो कि मोंकी फ़ौज ने तुम्हारे किसी शहर किसी इलाके में दहशत नहीं फैलाई, किसी एक फ़र्द को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। मगर ऐसा कल से हो सकता है अगर आज इनके हक़ में फ़ैसला ना हुआ। जब ये जारहाना अज़ाइम लेकर आए हैं और यहाँ जबरन रहेंगे तो हम क्या फ़ैसला करेंगे? फ़ैसला ये कि मोंकी मखलूक से ताउन करो। कल सुबह ही से मकानों का जुमला तामीरी सामान पहुँचाना शुरू करो। एक शहर आबाद करने के लिए अपने माहिरीन और कारीगरों को भेजो, वहाँ इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी का तमाम सामान होना चाहिए। कमांडर ने पूछा, मैडम, फ़िलहाल हमारी रिहाइश का क्या होगा? अभी जिस तरह छुप छुप कर रह रहे हो उसी तरह और एक हफ़्ता रहो। अगर एक हफ़्ते तक वहाँ तमाम ज़रूरियात का तमाम सामान नहीं पहुँचेगा और आर्जी रिहाइश का इंतज़ाम नहीं होगा तो फिर इस शहर के हर घर में घुसना और रहना शुरू कर दो। फ़ौज के आला अफसर ने घूर कर बेबसी से सोनिया को देखा। वो नहीं चाहता था कि दूसरी सुबह शहर में दहशत और बदअमनी फैले। उसने वादा किया कि कल सुबह ही से नई बस्ती बसाने का काम शुरू हो जाएगा और वहाँ इस हद तक सहूलियात फराम कर दी जाएंगी कि मोंकी फ़ौज आराम से रह सके। सोनिया कमांडर वगैरह के साथ वहाँ से चली आई। उसने कई नादीदा मोंकी जासूस वहाँ के हुकाम और फ़ौज के आला अफसरान के पीछे लगा दिए ताकि उनकी मुतवक्का और गैर मुतवक्का साजिशों का इल्म होता रहे। दूसरी सुबह से तमाम तामीरी सामान मतलूबा इलाके में जाने लगा। रिहायशी सहूलियात जल्द से जल्द फराम करने की कोशिशें होने लगीं। इस मुल्क में वो ऐसी पहली रियासत कायम हो रही थी जिसके क़याम के लिए खुद रूसी हुकूमत दिन रात मसरूफ़ हो गई थी। मोंकी मखलूक की वो रियासत नापसंदीदा थी। वहाँ साजिशें करने और उनके अंदरूनी राज मालूम करने के लिए जासूसी लाजमी थी। इस बस्ती को बसाने के लिए जो माहिरीन गए थे उनमें जासूस भी थे। शहर आबाद होने के बाद वो जासूस माहिरीन की हैसियत से वहाँ रहने वाले थे। जासूसी के मामलात में औरतें ज़्यादा कामयाब रहती हैं। ये मर्द की तन्हाई में रहकर उसके पेट के अंदर से राज उगलवा लेती हैं। लिहाजा ये तय पाया कि इस नए शहर में हसीन और जवान औरतों को भेजा जाएगा। इस दौरान मोंकी ब्रादर अपनी मुख्तसर सी फ़ौज के साथ वहाँ चला आया। उसने सोनिया से कहा, मुझे इस कामयाबी की खुशी है कि हमें अपनी रियासत कायम करने के लिए ज़मीन मिल गई, लेकिन मैडम, मेरे मास्टर भाई के बगैर ये कामयाबी अधूरी है। सोनिया ने उसे तसल्ली दी, तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए। मोंकी मास्टर को जल्द ही रिहाई मिलेगी और वो यहाँ आ जाएगा। फिर वो कमांडर से बोली, ब्रादर को मास्को से लेकर हमारे नए शहर तक अहम बातें बताओ। इन इलाकों की सैर कराओ ताकि ये तमाम इलाकों को अच्छी तरह जान ले। मोंकी ब्रादर ने कहा, पहले मैं मास्को शहर देखूंगा। कमांडर उसके साथ सैर के लिए निकला। कहने लगा, ब्रादर, हम सभी औरतों के रसियाँ हैं, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही हो। मैं तुम्हें समझाता हूँ, सिर्फ 4 दिन तक और सब्र करो, फिर हम अपने शहर में अपनी पसंद की औरतें ले आएंगे। उसने कहा, औरतों के जिक्र पर इंडिया याद आ रहा है। वहाँ की औरतें बड़ी हसीन और नमकीन होती हैं। ऐसी बातें ना करो, जज्बात भड़कते हैं। अपने मास्टर भाई के बारे में सोचो, पता नहीं वो कैदी की हैसियत से किस हाल में होगा। मैं मास्टर भाई की कैद और बेबसी के बारे में सोचता हूँ तो जी चाहता है अल्पा को चीर फाड़ कर रख दूँ। मैं अपने भाई की खैरियत से रिहाई के बाद अल्पा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जोश में ना हो, तुम उसे कत्ल करने जाओगे तो दोबारा उस पर मर मिटोगे। वो औरत बहुत मक्कार है, उसका फेंको हुआ जाल नजर नहीं आता, फंसने के बाद जाल की गिरफ्त का पता चलता है। वो दोनों नादीदा थे, शहर के रास्तों और बाजारों में मर्दों और औरतों के दरमियान से गुजर रहे थे। कमांडर ने तमाम मोंकी फ़ौज को औरतों से परहेज करने की ताकीद की थी। अभी मोंकी ब्रादर को भी यही नसीहत की थी, लेकिन वह खुद बड़ी पारसाई के बाद एक हसीना को देखते ही ठिठक गया। मर्द खुद को काबू में रखे तो हर औरत एक काम सी औरत लगती है, लेकिन कभी कोई अचानक ऐसी नज़र आ जाती है जिसके लिए दिल बेकाबू हो जाता है। मोंकी ब्रादर ने पूछा, ये चलते चलते क्यों रुक गए हो? आगे बढ़ो। आगे क्या बढ़ूँ? उसे देखो जो स्कार्फ खरीद रही है, हाय कितनी खूबसूरत और भरपूर है। मोंकी ब्रादर ने उधर देखा, वाकई उस औरत में बड़ी दिलकशी थी। वो भी अंदर ही अंदर कुर्बान होने लगा। मोंकी कौम में यह दस्तूर था कि किसी औरत को एक मोंकी पसंद कर ले तो दूसरे का फ़र्ज़ होता था कि उस औरत का ख्याल दिल से निकाल दे। जो ऐसा नहीं करता था और दूसरे की औरत को बुरी नीयत से देखता, उसे कत्ल कर दिया जाता। मोंकी ब्रादर ने गुस्से से कहा, कमांडर, इस औरत का ख्याल दिल में ना लाओ। मैंने तुमसे पहले इसे देखा और तुमसे पहले इसे पसंद किया है। तुम झूठ कह रहे हो, पहले मैंने पसंद का इजहार किया है। पहले मैंने इसलिए इजहार नहीं किया कि तुमने औरत से दूर रहने की नसीहत की थी। तुमने चालाकी दिखाई है, नसीहत के ज़रिए मेरी ज़ुबान बंद की और खुद बोल पड़े। अपना झूठ और फरेब अपने पास रखो, इसे मैं हासिल करूँगा। ब्रादर, मैं तुम्हारी तरह हर औरत से इश्क नहीं करता। बहुत अरसे के बाद मुझे यह पसंद आई है। इसे मेरे लिए रहने दो, तुम्हें बहुत मिल जाएंगी। मुझे बहुत नहीं चाहिए, यही एक चाहिए। तुम इसे बुरी नीयत से देखोगे तो मैं रिवाज के मुताबिक तुम्हें कत्ल कर दूंगा।
कमांडर का साया तेजी से आगे बढ़कर उस हसीना के अंदर समा गया। मोंकी ब्रादर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो भी उस हसीना के अंदर आकर बोला, कमांडर, इस हसीना के अंदर से निकल जाओ। हरगिज़ नहीं, मैं यहाँ रहूँगा। तुम जब भी इस हसीना को हासिल करने के लिए ठोस जिस्म में नमूदार होगे, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वो हसीना स्कार्फ खरीदने के बाद एक बस में बैठकर अपने घर की तरफ जा रही थी। जब वो घर पहुंचने के बाद अपने मकान में तन्हा होगी तो क्या होगा? वहाँ सिर्फ मोंकी ब्रादर के पास ही नहीं, कमांडर के पास भी एक पिस्तौल था। गोलियां दोनों तरफ से चलने वाली थीं और दरमियान में हसीना थी। यानी वो सिर्फ दो नहीं, तीसरी भी गोली की जद में आ सकती थी। पता नहीं किसकी शामत आई थी, एक की शामत या दो की या फिर तीनों की। हेलो, दिस इज़ एन ऑडियो टेस्ट। मोंकी मास्टर को ऐसे तहखाने में छुपा कर रखा गया था जहाँ कोई तलाश करने वाला पहुँच नहीं सकता था। कोई ज़मीन पर रहकर छुपना चाहे तो उसे ढूंढना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन ज़मीन की तह में छुपे हुए शख्स को तलाश करना मुमकिन नहीं होता। नादीदा बनाने वाली गैर मामूली गोलियों ने यह मसला आसान कर दिया था। जमीला और हीरो नादीदा बनकर मोंकी मास्टर को तलाश कर रहे थे। फिर बारबरा भी आ गई। वो ऐसे कैद खाने और अकूबत खाने में गए जहाँ सियासी कैदियों और मुसलमान मुजाहिदों को अजियतें दी जाती थीं। उन दिनों इत्तफाक से कोई मुसलमान कैदी नहीं था। अगर होता तो उसे वहाँ से निकाल लाते। हीरो सुबह से शाम तक उस कैद खाने में रहा। शाम के वक्त एक शख्स एक ट्रे में खाना लेकर आया, जबकि इस कोठरी में कोई कैदी नहीं था। वो ट्रे के साथ कोठरी में आया। इसके दरवाजे को बंद करने के बाद एक गोशे में खड़ा होकर बोला, दरवाज़ा खोलो। उसकी गर्दन से एक छोटा सा माइक लटका हुआ था। इसके ज़रिए किसी ने उसकी आवाज़ सुनी। तहखाने का चोर दरवाज़ा एक मैकेनिज़्म के तहत खुल गया। वो ट्रे लेकर सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे जाने लगा। उससे पहले ही हीरो ने नीचे पहुंचकर देखा, मोंकी मास्टर जंजीरों से बंधा हुआ था। वहाँ का फर्श और दीवारें गीली थीं। उसे पानी में बैठना और सोना पड़ता था। वो निढाल सा होकर जंजीरों के सहारे गीली दीवार से लगा खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं और सर एक तरफ ढलका हुआ। हीरो ने उसके करीब जाकर कान में कहा, मास्टर, क्या तुम होश में हो? हाँ। उसने आंखें खोलकर इधर उधर देखते हुए पूछा, कौन है? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, नादीदा हूँ। तुम जुबान से ना बोलो। वो देखो, वो खाना लेकर आ रहे। इससे शुबा हो सकता है। सिर्फ सर हिलाकर हाँ या ना में जवाब दो। वो ट्रे में खाना लेकर आ रहा था। हीरो ने पूछा, क्या तुम इतनी तवानाई महसूस करते हो कि नादीदा बनकर यहाँ से जा सको? उसने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। हीरो उस खाना लाने वाले के पीछे आ गया। वो फर्श पर ट्रे रखने के बाद जैसे ही सीधा खड़ा हुआ, हीरो ने उसकी गर्दन दबोच ली। गर्दन से लटकते हुए माइक को खींचकर इसे ऑफ कर दिया। इस तरह तहखाने की आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी। हीरो नमूदार होने के बाद ये सब कुछ कर रहा था। मोंकी मास्टर उसे सवालिया नज़रों से देख रहा था और सोच रहा था, ये मोंकी मैन हमारी कौम का नहीं है, फिर ये कौन है? हीरो ने उस वक्त तक उसकी गर्दन नहीं छोड़ी जब तक कि उसका दम नहीं निकला। वो बेदम होकर फर्श पर गिर पड़ा। हीरो ने मास्टर के पीछे आकर उसके सर से ब्रेन गार्ड लगाते हुए कहा, अब कोई टेलीपैथी जाने वाला तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। ये नादीदा बनाने वाली गोली मुंह में रखो और साया बनकर मेरे अंदर समा जाओ। मोंकी मास्टर गोली निकलकर साया बनते ही जंजीरों की गिरफ्त से निकल आया। वो जंजीरें कैदी से महरूम होकर इधर उधर हिलने लगीं। वो हीरो के अंदर समा गया। वो माइक बंद था। तहखाने की आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। हीरो बाहर आ गया। उस कैद खाने से भी निकल आया। फिर मोंकी मास्टर को अपने साथ लेकर एक खुफिया रिहाइशगाह की तरफ जाने लगा। खाना ले जाने वाले का राब्ता कैद खाने के इंचार्ज से रहा करता था। वो खाना देकर फ़ौरन वापस आता था। फिर माइक के जरिए कहता था कि वो तहखाने से बाहर आ गया है। इसके बाद इंचार्ज अपने कमरे से एक बटन घुमाकर चोर दरवाजे को बंद कर देता था। उस रोज़ खाना ले जाने वाले की आवाज़ वापसी पर सुनाई नहीं दी। इंचार्ज ने कई बार अपने माइक के जरिए उसे मुखातिब किया। फिर सिपाहियों की तरह तेज़ी से चलता हुआ तहखाने में आया तो पता चला पंछी उड़ गया है। एल्पा को इतला मिली तो उसके होश उड़ गए। वो तैश में आकर इंचार्ज और वहाँ के दूसरे जिम्मेदार अफराद को सजाएं देने लगी। गुस्से से गालियाँ दे देकर उनके दिमागों में जलजले पैदा करने लगी। ऐसा करने से पिंजरा तोड़कर जाने वाला पंछी वापस नहीं आ सकता था। उसने ब्रेन आदम को और फौज के आला अफसरान को यह बुरी खबर सुनाई। सभी सुनकर सकते में रह गए। ये खौफ तारी होने लगा कि अब मोंकी फौज आएगी तो उनका रवैया दोस्ताना नहीं होगा। वो आइंदा यहाँ दरिंदे बनकर रहेंगे और पूरी यहूदी फौज एक बंदर को भी मनमानी करने से नहीं रोक सकेगी। सबसे बड़ी सज़ा ये होती कि सज़ा ना मिले, लेकिन सज़ा मिलने का खौफ तारी रहे। मौत कल आएगी या आ जाएगी, या अभी किसी भी लम्हे में आने वाली है। मौत का वक्त पहले से बता दिया जाए तो मौत से पहले ही आदमी मरता रहता है। यही हाल एल्पा का था। यहूदी अकाबरीन भी मोंकी फौज की सूरत में ऐसी मौत देख रहे थे जो उन्हें जान से न मारती, उनकी नींद मारती, उनकी भूख मारती और उन पर गालिब आकर उन्हें तबाह बर्बाद करती रहती। वह समझने की कोशिश कर रहे थे कि मोंकी मास्टर किस तरह कैद से निकल गया। आला हुकाम और फौजी अफसरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के सिलसिले में एक दूसरे से मशवरे करते रहे। जब सुबह होने लगी तो चंद घंटों के लिए सोना ज़रूरी था। वो कम से कम 4 घंटे तक सोने के लिए अपने अपने कमरे में आए।
ऐसे वक्त बारबरा, जमीला और हीरो ने मुख्तलिफ यहूदी अकाबरीन से फ़ोन पर रब्ता किया। मैंने फ़ौज के आला अफसर के दिमाग में पहुंचकर कहा, सोने जा रहे हो? उसने चौंक कर अपने सर को थाम लिया, फिर पूछा, कौन हो तुम? कौन हो? एक मुअम्मा हूँ, मुझे हल करने से पहले नहीं सो सकोगे। दूसरी तरफ बारबरा, जमीला और हीरो ने भी फ़ोन पर आला हुक्काम और दूसरे अकाबरीन से यही कहा कि वो मुअम्मा है, उन्हें हल करने से पहले कोई नहीं सो सकेगा। मैंने आला अफसर से कहा, एल्पा को इतला दो कि तुम्हारे दिमाग में कोई आया है। एल्पा को मोबाइल फ़ोन पर इतला दी गई। उसने आला अफसर के अंदर आकर पूछा, तुम कौन हो? अपना तारुफ कराओ। मैंने कहा, मैं तारुफ नहीं करा सकूंगा क्योंकि अभी तुम्हारे पास आला हुक्काम और दीगर अकाबरीन के फ़ोन भी आने वाले हैं। मेरी बात ख़त्म होते ही उनके फ़ोन का बजर बजने लगा। एक आला हाकिम उसे कह रहा था कि एक नामालूम औरत उसे फ़ोन पर सोने से मना कर रही है। एल्पा उस आला हाकिम के पास गई। वहां पहुंचते ही एल्पा को फ़ोन पर शहर के मेयर ने मुखातिब किया। उसने परेशान होकर राइट बॉय और एनी डिसूजा को उनके दिमागों में पहुंचने के लिए कहा। वह सब ख्याल ख्वानी के जरिए बारी बारी तमाम अकाबरीन के पास जाकर देखने लगे। जो हाकिम या आला अफसर सोना चाहता तो उसके सर के नीचे से तकिया निकल जाता या आंखें बंद करते ही ख्वाबगाह की कोई चीज़ उस पर आकर गिरती, या फिर वह खुद ही बेड से नीचे गिर पड़ता था। एल्पा ने फ़ौज के आला अफसर के दिमाग में आकर मुझे मुखातिब किया, तुम कौन हो ये तो बता दो। हम वही हैं जिन्होंने मोंकी मास्टर को तुम्हारी कैद से रिहाई दिलाई है। तुम्हारे लहजे से पता चलता है तुम मोंकी मखलूक में से नहीं हो। हम जो भी हैं, क्या तुम भी अकाबरीन की तरह सोना चाहती हो? हाँ, मगर तुमने मास्टर को रिहाई क्यों दिलाई है? अभी तुम्हारा मसला नींद है, नींद की बात करो। हाँ, हम पिछली रात से जाग रहे हैं, प्लीज़ हमें थोड़ी देर सोने दो। अपने तमाम अकाबरीन से कहो वह अस्पतालों में जाकर सोएं, वहाँ उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। ये क्या बात हुई? तुम हमारे बड़ों को अस्पतालों में क्यों सोने पर मजबूर कर रहे हो? इसलिए कि अली तैमूर अस्पताल में है। जब तक वह अस्पताल में रहेगा तुम्हारे तमाम यहूदी अकाबरीन भी दिन रात अस्पतालों में रहेंगे। अली का नाम सुनते ही फ़ौज के आला अफसर और एल्पा को झटका सा लगा। ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि मैं इंतकामी कार्रवाई कर रहा हूँ। सिर्फ एक गोली मेरे बेटे को लगी और मैंने मोंकी मास्टर को रिहाई दिलाकर हज़ारों लेज़र गन्नों का रुख मुमलिकत इसराइल की तरफ कर दिया। एक यकीनी खतरा तो ये था कि जिन बंदरों से उन्होंने निजात हासिल की थी वो दोबारा फातेह की शान से इसराइल आने वाले थे, किसी दिन भी आ सकते थे। दूसरी मुसीबत ये थी कि हम उनकी नींद, उनका सुकून गारत कर रहे थे और उन्हें अस्पतालों में रहने पर मजबूर कर रहे थे। एल्पा ने आजिज़ी से मुझसे कहा, सर आप यकीन करें, हमने अली साहब पर गोली नहीं चलाई, ये मुसाद वालों की शरारत है। तो फिर मुसाद के 4 बड़े ओहदेदारों को हमारे हवाले करो, हम तुम्हारे अकाबरीन को परेशान नहीं करेंगे। सर आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुसाद यहूदी तंजीम है, लेकिन इसराइली हुकूमत की पाबंदियों से आज़ाद है। उस तंजीम के सरबराह मामले में अपनी हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। बेशक मुसाद वाले अपने मामलात में आज़ाद हैं, लेकिन जो करते हैं वो यहूदी मुफादात के और मुमलिकत इसराइल की सलामती के लिए करते हैं। उनसे कहो यहूदी अकाबरीन के अस्पतालों में रहने से पूरी कौम की तौहीन होगी, लिहाजा अली पर गोली चलाने वालों को और मुसाद के 4 बड़े ओहदेदारों को हमारे हवाले कर दें। फ़िलहाल नींद सता रही होगी, उन्हें अस्पताल जाने के लिए कह दो। फिर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। एल्पा मुझे मुखातिब करती रही, मैंने जवाब नहीं दिया। उसने तमाम अकाबरीन के पास जाकर कह दिया कि किसी मुदाखलत के बगैर सुकून से सोना चाहते हैं तो अस्पताल चले जाएं। उन सबको अली की सेहतयाबी तक अस्पताल में रहना होगा। सोना ज़रूरी था। नींद पूरी करने के बाद ताज़ा दम होकर वह अस्पतालों से निकलने की तरकीब सोच सकते थे। वो 4 घंटे तक आराम से गहरी नींद सोते रहे। वो नींद से मजबूर होकर आए थे। बेदार होने के बाद खुद को अस्पताल में देखकर बेइज्जती का एहसास होने लगा। वो अमूर मुमलिकत निपटाने के लिए अपने शाहाना तर्ज के दफातर में गए, लेकिन जब उन्होंने दफ्तर से अपने महलों की तरफ जाना चाहा तो वो बार बार अपनी गाड़ियों का रुख अस्पताल की तरफ करने लगे। जब ये अच्छी तरह समझ में आ गया कि मेरे टेलीपैथी जानने वाले उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे तो वो मजबूरन फिर अस्पताल आ गए। वह तमाम अकाबरीन मुझे गुस्सा दिखाकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, इसलिए वो मुसाद वालों से लड़ने लगे। ये जिद करने लगे कि अली पर हमला करने वालों को और मुसाद के 4 बड़े ओहदेदारों को मेरे हवाले करें। वो कातिल हमलावरों को मेरे हवाले कर सकते थे, लेकिन मुसाद के एक भी बड़े ओहदेदार की कुर्बानी देने को तैयार नहीं थे। वो दावा कर रहे थे कि मुसाद वाले जल्द ही इस्लामाबाद में अपने कदम जमा लेंगे और अली को सही सलामत अस्पताल से निकलने नहीं देंगे। अली जिस अस्पताल में था उसके अंदर और बाहर हमारे बेहतरीन गनमैन मौजूद रहते थे। 20 नए पुराने टेलीपैथी जानने वाले 5-5 की टोली बनाकर वहाँ ख्याल ख्वानी के जरिए मौजूद रहते थे। वहाँ के डॉक्टरों, नर्सों और अमले के दूसरे अहम अफराद के दिमागों को पढ़ते थे। उनमें से एक टेलीपैथी जानने वाला मुस्तकिल सायरा के दिमाग में रहता था। दुश्मन उसके दिमाग में जगह बनाकर अली तक रसाई हासिल कर सकते थे, इसलिए सायरा की सख्त निगरानी की जाती थी। अगरचे तनवीमी अमल के जरिए उसके दिमाग को लॉक कर दिया गया था, इसके बावजूद हम एक लम्हे के लिए भी उससे गाफिल नहीं रहते थे। सुरंग बनाने वाले मुकफ्फल दिमागों तक भी किसी तरह रास्ता बना लेते हैं। मैं वहाँ टेलीपैथी जानने वालों को हदायत देता रहता था। दुश्मनों ने इब्तदा में दहशतज़दा करने के लिए अस्पताल के हाथे में बॉम्ब के धमाके किए। उनमें इतना हौसला नहीं था कि वो फायरिंग करते हुए अस्पताल में घुस आते। हमारे गनमैन उन्हें अस्पताल के बाहर ही फायरिंग से छलनी कर देते।
मूसाद के एक बड़े ओहदेदार ने मुझे फ़ोन पर मुखातिब किया। मिस्टर फरहाद, ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारी मौजूदगी में हमारा कोई शाहज़ोर अस्पताल में दाखिल नहीं हो सकेगा, लेकिन हम बाज नहीं आएंगे। बड़े बड़े लोगों से भूल चूक हो जाया करती है, तुम भी वहाँ कोई गलती कर सकते हो और हो सकता है वो गलती हमें अली के कमरे तक पहुँचा दे। तो फिर मेरी किसी गलती का इंतज़ार करो, मुझे फ़ोन क्यों किया है? ये समझाना चाहता हूँ कि समझौता कर लो। मूसाद के खिलाफ बेशुमार दस्तावेजी और तस्वीरी सबूत अली ने छुपा रखे हैं। अगर वो हमें मिल जाएं तो हम अली के सर पर खतरा बनकर नहीं मंडलाएंगे। खतरात हमारी खुराक हैं, हम हर खतरे को लुकमे की तरह चबाते हैं। गिद्ध की तरह मंडलाते रहो। हमारा ख्याल है इस अस्पताल के लिए 2 रॉकेट काफ़ी होंगे। मैंने कहा 2 बहुत हैं, सही टारगेट पर चलाओगे तो एक ही रॉकेट से पूरा अस्पताल खंडर बन जाएगा। क्या तुम मजाक समझ रहे हो? ये मजाक नहीं तो और क्या है? मुझसे पूछकर हमला करना चाहते हो? क्या क्रिकेट खेल रहे हो? मैं बल्ले का इशारा करूंगा तो बॉलिंग करोगे? गधे के बच्चे, किसने तुझे मूसाद का ओहदेदार बनाया? कुत्ते सुअर की औलाद। मैं किसी को गालियां नहीं देता। इस वक्त मैं जानबूझकर उसे गालियां देकर इश्तियाल दिलाने लगा। वो एकदम से भड़क कर जवाब में गालियां बकने लगा। मैं कभी किसी से गालियां नहीं सुनता, लेकिन उस पर नफसियाती हमला करने के लिए गालियां बर्दाश्त की। फिर उसे ऐसी गंदी और शर्मनाक बातें सुनाने लगा कि वो बिल्कुल आपे से बाहर हो गया। जब जहन गुस्से से तप रहा हो तो आदमी अपनी तवानाई और तहफ़्फ़ुज़ की बातें भूल जाता है। वो गुस्से में तिलमिलाते हुए सांस रोकना भूल गया। उसके दिमाग ने मेरी सोच की लहरों को महसूस किया, लेकिन गालियों के तसलसल में उधर ध्यान न दे सका। फिर ऐसी वक्त मैंने उसके दिमाग में एक ज़बरदस्त जल्जला पैदा किया। उसके हलक से एक फलक शगाफ चीख निकली। वो जहाँ बैठा था वहाँ से उछलकर फर्श पर गिर पड़ा। मैंने उसके अंदर रहकर देखा 2 अफराद उसके पास दौड़ते हुए आए। फर्श पर झुककर उससे पूछने लगे, क्या हुआ? तुम क्यों चीख रहे हो? क्या तकलीफ है तुम्हें? चलो उठो, उधर सोफे पर लेट जाओ। वो दोनों बोल रहे थे। मेरे शिकार के चोर ख्यालात ने बताया कि वह दोनों योगा के माहिर नहीं हैं। मैंने उनके अंदर भी जगह बना ली। वह दोनों उसे सहारा देकर फर्श से उठा रहे थे और सोफे की तरफ ले जा रहे थे। उसके ख्यालात बताने लगे कि उसका नाम एडी रॉबसन है। वह इस वक्त लंदन में था और मूसाद तंजीम का फर्स्ट ऑफिसर था। इसराइली हुकाम उससे शिकायत कर चुके थे कि मूसाद वालों ने अली तैमूर पर गोली चलाकर यहूदी काबरीन के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। वह सब अस्पतालों में रहने पर मजबूर हो गए हैं। मंकी मास्टर रिहा हो चुका है। जो मंकी फौज इसराइल से जा चुकी थी वो वापस आने वाली है। अली पर सिर्फ एक गोली चलाने के नतीजे में पूरे इसराइल को और यहूदी कौम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचने वाला है। फर्स्ट ऑफिसर एडी रॉबसन ने अल्पा और इसराइली हुकाम से वादा किया था कि वो अली के लिए इतना ज़बरदस्त खतरा बन जाएंगे कि उसका बाप फरहाद उसकी जान बचाने के लिए इस्लामाबाद में मसरूफ़ रहा करेगा। उसे इसराइल की तरफ आने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। एडी रॉबसन यूरोपीय ममालिक की मूसाद तंजीम का फर्स्ट ऑफिसर था। उसकी रिहाइश लंदन में थी। वह मामलात में एशिया की मूसाद एजेंसियों की रहनुमाई करता था। मौजूदा मामलात भी इतने अहम थे कि उसने लंदन से बराह रास्त इस्लामाबाद के अस्पताल में फ़ोन किया था। उसकी तवक्को के मुताबिक उससे बात की थी और अब मुझसे बात करना उसे महंगा पड़ रहा था। मैंने उसे फ़ोन पर ही गहरी नींद सुलाकर उस पर तनवीं में अमल किया। उसे एशिया की तमाम मूसाद एजेंसियों के बारे में तफसीलात मालूम की। मैंने उसके जहन में ये बात नक्श की कि वह तनवीमी नींद पूरी करने के बाद ये नहीं समझ पाएगा कि वो मेरा मामूल बन चुका है, लेकिन हकीकतन मेरा मामूल और ताबेदार बनकर रहेगा और मूसाद के आला अफसरान को बताएगा कि उसके दिल में शदीद तकलीफ पैदा हुई थी, जिसके बायस वो चीखें मारने और तड़पने के बाद बेहोश हो गया था। उसके ऐसा बयान देने से किसी को यह शुबा नहीं होगा कि मैंने उसके दिमाग में जल्जला पैदा किया था। फिर यह कि मूसाद के दूसरे अफसरान को यह नहीं मालूम था कि इस वक्त वो मुझसे फ़ोन पर बातें कर रहा था। चुनाचे वो फर्स्ट ऑफिसर था, इसलिए अपने तौर पर मुझसे रब्ता करने और मुझे अली के सिलसिले में धमकियाँ देने और मुझे अंदेशों में मुब्तला करने की हिकमत अमली इख्तियार कर रहा था। फिर ऐसा करते हुए बुरी तरह फंस गया था। पाकिस्तान में मूसाद का बाकायदा दफ्तर नहीं है। उनका सदर दफ्तर भारतीय शहर दिल्ली में था। ताहिर और अफजाल अहमद 20 बरस पुराने एजेंट थे। वो इतनी राजदारी से काम करते रहे कि वहाँ मूसाद के किसी बड़े एजेंट की ज़रूरत नहीं रही। चंद यहूदी मातियत ताहिरा और अफजाल की मदद के लिए इस्लामाबाद में रहते थे, जिनमें से एक जॉन शेफर्ड था, जिसकी कोठी के एक कमरे में ताहिरा खुफिया दस्तावेजात छुपा कर रखती थी। इन तमाम दस्तावेजात की चोरी ने मूसाद को झंझोड़ कर रख दिया। ये राज खुलने वाला था कि ताहिरा और अफजाल अहमद मूसाद के नंबर 1 एजेंट हैं और उनका रब्ता मूसाद की भारतीय शाख से रहते हैं। मूसाद वाले नहीं चाहते थे कि ताहिरा और अफजाल अहमद बेनकाब हो जाएं। उन दिनों भारत से 2 एजेंट आए हुए थे। उन्होंने सोचा तमाम राज अली तैमूर के पास पहुंच गए हैं। ये कोई नहीं जानता कि उसने वो राज कहाँ छुपाए हैं। ऐसे में अली को कत्ल कर दिया जाए तो वो राज किसी खुफिया जगह दफन रहेगा, ना कोई वहाँ तक पहुँच सकेगा और ना कभी ताहिरा और अफजाल मूसाद के एजेंट तस्लीम किए जाएंगे। हमला नाकाम हुआ। अली जिंदा था और जेर इलाज था। फर्स्ट ऑफिसर एडी रॉबसन को उन 2 एजेंट्स के बारे में मालूम था जो दिल्ली से इस्लामाबाद आए थे। उन दोनों का क्याम पहले जॉन शेफर्ड की कोठी में था। जब अली बच गया तो वो उस कोठी से दूसरी जगह मुंतकिल हो गए। क्योंकि अली को जॉन शेफर्ड की रिहाइश का इल्म था, वो दोनों कहीं छुपे हुए थे। उनका सुराग लगाना ज़रूरी था। जब फर्स्ट ऑफिसर एडी रॉबसन तनवीमी नींद से बेदार हुआ तो मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। उसने आंख खोलते ही खुद को अस्पताल के बेड पर पाया।
डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, आप तो ऐसी गहरी नींद में थे जैसे बेहोश हो गए हूँ। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुद को बीमार नहीं महसूस कर रहा। उसके साथ ही अफसर ने पूछा, एडी तुम्हें क्या हुआ था? तुम्हारे मातहत कह रहे थे कि तुम चीखें मारकर तड़प रहे थे, तुम्हें क्या तकलीफ थी? दिल में अचानक दर्द पैदा हुआ था। दर्द इतना शदीद था कि मैं अपनी चीखें न रोक सका, और जब थम गया तो इतना सुकून मिला कि मैं गहरी नींद सो गया। मैंने तनवीमी अमल के दौरान जो हदायत दी थी मैं उन्हीं हदायत के मुताबिक बोल रहा था। मैंने फिर उसके ख्यालात पढ़े। वह तमाम मुसाद वालों से फ़ोन पर रब्ता करता था। मैंने उन 2 एजेंट्स के फ़ोन नंबर मालूम किए जो भारत से आए थे और मुसाद से उनका ताल्लुक था। उन दोनों के पास एक मोबाइल था। मैंने रब्ता किया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो। तवक्को के खिलाफ कोई औरत बोल रही थी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। उसके अंदर पहुँच कर देखा, वो एक कोठी के ड्राइंग रूम में थी। एक शख्स ने उससे पूछा, किसका फ़ोन है? वो फ़ोन बंद करते हुए बोली, पता नहीं कौन था, मेरी आवाज़ सुनकर फ़ोन बंद कर दिया। दूसरे शख्स ने कहा, हमें फ़ोन बंद रखना चाहिए, कोई टेलीपैथी जानने वाला हमारी आवाज़ सुन सकता है। हम यहाँ छुपे हुए हैं, फ़ोन बंद करेंगे तो हमारा जोनल ऑफिसर हमसे रब्ता नहीं कर सकेगा। जिस औरत ने फ़ोन अटेंड किया था उसका नाम मार्था था। उसके साथ जो 2 अफराद थे उन्हीं दोनों की मुझे तलाश थी। मैं उनके दिमागों में पहुँच गया। एक ने मेरी मर्ज़ी के मुताबिक कहा, हमें जोनल ऑफिसर से पूछना चाहिए कि हम अपना मोबाइल इस्तेमाल करें या नहीं। मैं चाहता था कि जोनल ऑफिसर की आवाज़ भी सुन लूँ। एक ने रब्ता करके जोनल ऑफिसर से कहा, यह अंदेशा रहता है कि टेलीपैथी जानने वाले फ़ोन के ज़रिए हमारी आवाज़ सुन सकते हैं। अभी किसी ने फ़ोन किया था, पता नहीं कौन था। मार्था की आवाज़ सुनकर फ़ोन बंद कर दिया। कोई गलत कॉल होगी। तुम्हारा फ़ोन नंबर सिर्फ मैं जानता हूँ। किसी दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले को ये नंबर मालूम नहीं हो सकेगा। कोई टेलीपैथी जानने वाला अब तक पहुँच सकता है, कैसे पहुँचेगा? ये कोई नहीं जानता कि मैं यहाँ जोनल ऑफिसर बनकर आया हूँ। मैंने उस ऑफिसर के अंदर पहुँच कर देखा। वह जर्मनी के सफारत खाने में सेक्रेटरी का ओहदा संभालने आया था। उसका नाम रॉजर थॉम्पसन था। वह सफारत खाने के ज़रिए इस तरह आया था कि उस पर कोई शुबा नहीं कर सकता था। मैंने बाबा साहब के इदारे के एक नौजवान जासूस सफ्तर को उन 2 एजेंटों की तरफ रवाना किया। उनमें से एक ड्राइंग रूम में बैठा विस्की पी रहा था। दूसरा एजेंट मार्था के साथ बेडरूम में था। मैंने पीने वाले के मुंह से बोतल लगा दी। वो गटागट घूंट भरता और पीता चला गया। वो आधी बोतल पीने के बाद घबराने लगा, सर चकराने लगा। वो कभी इस तरह नहीं पीता था। उसने बोतल को मुंह से लग करके सोचा, अब नहीं पिएगा, एक घूंट भी नहीं पिएगा। मैंने कहा, कैसे नहीं पिएगा? चल उठा बोतल। वो दोनों हाथों से सर थाम कर बोला, कौन है ये तो मेरे दिमाग में बोल रहा है। हाँ मैं हूँ, अली तैमूर। उन गोलियाँ चलाने वालों में से एक तुम हो? हाँ, मगर मेरी गोली तुम्हें नहीं लगी थी। आइंदा मैं कभी तुम पर गोली नहीं चलाऊंगा। गोली तब चलाओगे जब जिंदा रहोगे। वह पीना नहीं चाहता था। मैंने जबरन उसके मुंह से बोतल लगा दी। मुनासिब मिकदार में शराब जितना सुरूर देती है उसकी ज़्यादती उतना ही अजाब भी देती है। दिमाग को उल्टाकर ज़िंदगी की बिसात उलट कर रख देती है। बोतल खाली होते होते उसके हाथ से छूट गई। वह सोफे पर से झुकता हुआ सर के बल फर्श पर आकर उलट गया। उसमें इतनी ताकत नहीं रही कि उठने की कोशिश कर सकता। वो वहीं पड़ा रह गया। सफदर ने बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से दूसरे शख्स की आवाज़ आई, क्यों आए हो? मैंने टॉस जीता है, आज मार्था मेरे साथ रहेगी। सफदर ने कहा, मौत ने तुम्हारी ज़िंदगी से टॉस जीत लिया है, बाहर आओ। वह दोनों बेडरूम के अंदर ज़रा देर चुप रहे। फिर उस शख्स ने पूछा, तुम कौन हो? मैं हूँ अली तैमूर। बकवास मत करो, वो अस्पताल में है। दरवाज़ा खोलो, तुम्हें अस्पताल भी नसीब नहीं होगा। मैं उन्हें दरवाज़ा खोलने पर मजबूर कर सकता था, लेकिन वो लिबास पहन रहे थे। उसने लिबास पहनने के बाद मार्था से कहा, पता नहीं दरवाजे पर कौन है। वो खुद को अली तैमूर कह रहा है। हमारा साथी जोसेफ ड्राइंग रूम में था, उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। उससे शख्स ने आवाज़ दी, जोसेफ तुम कहाँ हो? मार्था ने कहा, हमारा मोबाइल फ़ोन यहाँ कमरे में होता तो हम जोनल ऑफिसर से रब्ता करते। तुम्हारे पास रिवॉल्वर तो है ना? उसने तकिए के नीचे से रिवॉल्वर निकाला। फिर मार्था को निशाने पर रखकर बोला, पहले तुम मरोगी। वो बोली, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है, वो जो दरवाजे के बाहर है वो अंदर भी है, इस कमरे के अंदर भी और मेरी खोपड़ी के अंदर भी। लेकिन वो आने वाला मुझे नहीं मारेगा, क्योंकि तुम लोगों के मामलात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर दरवाज़ा खोलो, वो आने वाला तुम्हें हलाक करेगा या छोड़ देगा। मैं यहाँ उसका निशाना ले रहा हूँ। मार्था ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। खुले हुए दरवाजे पर सफ्तर खड़ा हुआ था। उसने रिवॉल्वर से सफ्तर का निशाना लेकर कहा, मार्था सामने से हट जाओ, मैं दुश्मन को गोली मार रहा हूँ। मार्था एक तरफ हट गई। सफ्तर रिवॉल्वर की तरफ पड़ने लगा। वो गोली चलाने के लिए ट्रैगर पर उंगली रखना चाहता था, लेकिन उंगली ट्रैगर पर नहीं जा रही थी। सफ्तर ने करीब आकर उसके हाथों से रिवॉल्वर ले लिया। फिर उससे कहा, तुमने अली पर गोली चलाई थी, अब तुम पर गोली चलेगी। उसने मार्था के पास आकर उसे रिवॉल्वर दिया। फिर कहा, इसमें 6 गोलियां, इसे आखिरी गोली से मरना चाहिए। पहले 5 गोलियां इस तरह मारो कि यह जख्मी होता और तड़पता रहे। मार्था ने रिवॉल्वर लेकर उसका निशाना लिया, फिर गोली चलाई। गोली एक बाजू में लगी। वो चीख कर बोला, क्या करती हो? रिवॉल्वर से फ़ायदा उठाओ, दुश्मन को गोली मारो। उसने दूसरी गोली दूसरे बाजू में मारी। वह तड़पकर दोनों बाजुओं को थामकर कमरे से भागने लगा। मैं मार्था के दिमाग में था। इस बार उसने उसकी एक टांग में गोली मारी। वो भागने के दौरान चीख मारकर फर्श पर गिरा। 3 गोलियां खाने के बाद तकलीफ में शिद्दत पैदा हो गई। अब वो उठ नहीं सकता था। उठ भी जाता तो एक पैर से भाग नहीं सकता था। मार्था ने करीब आकर उसके दूसरे पैर का निशाना लिया। वो गिड़गिड़ाने लगा, नहीं, मुझे माफ़ कर दो, फ़ौरन मार दो।
मैं एक एक गोली की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे फ़ौरन मार डालो। तुम्हारी एक गोली से अली को भी तकलीफ पहुंची थी, तुमने एक गोली मारी, अब 6 वसूल करोगे। 4 ने काम दिखाया, अब 2 रह गई हैं। मार्था ने 5वीं गोली मारनी चाहिए, लेकिन वह जिस्मानी तौर पर पहले ही कमज़ोर था। जख्मों की ताब ना लाकर एकदम से ठंडा पड़ गया। मैंने मार्था को गोली चलाने से रोक दिया, उसे दूसरे एजेंट के पास ले गया। शराब की ज़्यादती उसे मार चुकी थी। सफदर ने मार्था से कहा, ये दोनों अपने अंजाम को पहुंच गए हैं, तुम जिंदा रहोगी क्योंकि हमारे मामला से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो मार्था को रिवॉल्वर समेत वहां छोड़कर कोठी से बाहर आया। करीब ही वो कोठी थी जहां मुसाद का जोनल ऑफिसर रहता था। सफदर ने गेट पर पहुंचकर सिक्योरिटी अफसर से कहा, सेक्रेटरी साहब से मेरी मुलाकात तय है, उनसे कहो फरहाद मिलने आया है। सिक्योरिटी अफसर ने वॉकी टॉकी के जरिए इतला दी। जोनल ऑफिसर डिनर से पहले एग्जाम पी रहा था। जब उसने सुना कि फरहाद मिलने आया तो उसने घबराकर पूछा, कौन फरहाद? सिक्योरिटी अफसर ने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा, वही जिसके खौफ से आपने अपनी असलियत छुपाई हुई है। क्या बकवास कर रहे हो? बहुत अच्छा जनाब, मैं फरहाद साहब को अंदर भेज रहा हूँ। वह चीख कर बोला, नहीं हरगिज़ नहीं, उसे अंदर ना आने दो, बाहर गोली मार दो। सिक्योरिटी अफसर ने इधर से उधर देखकर कहा, जनाब वह नज़र नहीं आ रहा है, शायद छुपकर अंदर आ गया है। तमाम गार्ड्स को लेकर अंदर आओ, मेरे चारों तरफ रहो, जो भी अजनबी नजर आए उसे फ़ौरन गोली मार दो। सफदर वहां से जा चुका था। सिक्योरिटी अफसर तमाम मुसल्लह गार्ड्स को बुलाकर कोठी के अंदर आ गया। वो सब कोठी के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर मुझे तलाश करने लगे। फिर सब ड्राइंग रूम में आ गए। जोनल ऑफिसर ने कहा, मुझे चारों तरफ से घेर लो, वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। वह सब अपने अपने हाथों में गन लिए हुए थे। उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया। मैंने सिक्योरिटी अफसर की ज़ुबान से कहा, अली के चारों तरफ भी ऐसे ही पहरा है। जब तुम जैसों को कचरे की तरह साफ कर दूंगा तो फिर अस्पताल से पहरा हटा दूंगा। वह घबरा कर बोला, तुम मेरे सिक्योरिटी गार्ड होकर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हमारे हथियार, हमारी गोलियां तुम्हारी हिफाजत के लिए हैं, मगर हमारा दिमाग फरहाद का ताबेदार है। अब बताओ, दिमाग के बगैर हम गोलियां चलाएंगे तो क्या वो तुम्हारी तरफ नहीं आएंगी? वह खौफजदा होकर अपने अतराफ तमाम गार्ड्स को देखने लगा। सिक्योरिटी अफसर ने कहा, तुम्हारे 2 एजेंट जो भारत से आए थे और जिन्होंने अली पर गोली चलाई थी, उन्हें जहन्नुम में पहुंचा दिया गया है। जहां उन्होंने पनाह ली थी वहां उनकी लाशें पड़ी हुई हैं। तुम्हारी लाशें भी यहाँ पड़ी रहेंगी। वह एकदम से उठकर खड़ा हो गया। सिक्योरिटी अफसर ने कहा, खड़े होने से भी मौत आती है। तुम्हारे पास रिवॉल्वर है, उसे निकालो और खुदकुशी करो। हम तुम्हारे कातिल बनकर फांसी पर नहीं चढ़ेंगे। फिर उसने तमाम गार्ड से कहा, बाहर चलो, हमारी ड्यूटी बाहर रहती है, अंदर कोई खुदकुशी करे तो हमें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। वो सब बाहर जाने लगे। जोनल ऑफिसर को इत्मीनान हुआ, गोली मारने वाले जा रहे हैं। अब मैं सहमक नहीं हूं कि खुदकुशी करूंगा। मुझे ज़िंदगी से मोहब्बत है, मैं ज़िंदा रहूंगा। और हाँ, मुझे दहली फ़ोन करना चाहिए। ये बताना ज़रूरी है कि मुसाद के दोनों एजेंट मारे गए हैं। जॉन शेफर्ड जैसे पुराने एजेंट यहाँ से जा चुके थे, लिहाजा नए लोगों को यहाँ भेजा जाए। वह टेलीफोन के पास आकर बैठ गया। लिबास के अंदर से रिवॉल्वर निकालकर देखने लगा, वो भरा हुआ था। उसने सोचा मुझे रिसीवर उठाकर दिल्ली फ़ोन करना था, फिर मैंने ये रिवॉल्वर क्यों निकाल लिया। उसने रिवॉल्वर को टेलीफोन के पास रखकर रिसीवर उठाया। उसे दिल्ली में मुसाद वालों से रब्ता करना था, लेकिन उसने उस सफ़ीर को फ़ोन किया जिसका सेक्रेटरी बनकर यहाँ आया था। रब्ता होने पर उसने कहा, सर मुझे अफसोस है, मैं सेक्रेटरी की हैसियत से आपकी खिदमत ना कर सका, मैं जा रहा हूँ। सफ़ीर ने पूछा, अचानक कहाँ जा रहे हो? बहुत ऊपर जा रहा हूँ, और बहुत ऊपर जाने के लिए खुदकुशी करना बहुत ज़रूरी है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने ये फ़ोन इसलिए किया कि आप मेरी खुदकुशी के गवाह रहें, ये बयान दे सकें कि मैंने जान देने से पहले इतला दी थी और इतला देते ही खुद को गोली मार ली थी। आपने फ़ोन पर चलने वाली गोली की आवाज़ सुनी थी? क्या आपने सुनी थी? नहीं, मैंने नहीं सुनी। तो अब सुन लें। सफ़ीर कुछ कहना चाहता था, फिर एकदम से फायर की आवाज़ सुनकर चौंक गया। गोली चलने की आवाज़ फ़ोन के ज़रिए कान तक पहुंची। फिर गहरा सन्नाटा छा गया। मैं वहाँ से वापस आ गया। अब इस्लामाबाद में मुसाद का कोई ऐसा काबिल तवज्जो शख्स नहीं रहा था जो मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने का हौसला करता। मैंने यूरोप में मुसाद के हेडक्वार्टर से लेकर दिल्ली की मुसाद एजेंसी तक तमाम अहम ओहदेदारों तक पहुंचकर इत्मीनान कर लिया। फ़िलहाल कोई मेरे अली के खिलाफ मकरू अज़ाइम नहीं रखता था। यूं तो शैतानी सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता, किसी न किसी सूरत से शैतानी अमल जारी रहता है। वो मुसाद वाले भी नए मंसूबे के साथ आ सकते थे, लेकिन वह जब तक आते उस वक्त तक अली का ज़ख्म मुंदमिल होने लगता। वो खुद ही उनसे निमटने के काबिल हो जाता। मैं अपने बेटे के पास आया। वह अस्पताल के आरामदेह बिस्तर पर लेटा हुआ था। मैंने पूछा, हेलो पापा की जान, कैसे हो? वो बोला, पापा आपकी और मम्मी की मौजूदगी में भला मुझे क्या होगा? मुझे यकीन है आपने तमाम कांटे साफ कर दिए होंगे, और उधर मम्मी मुझ पर रूहानी अमल करती रहती हैं। इस अमल के नतीजे में मुझे अपने जिस्म में किसी ज़ख्म का एहसास नहीं होता है। डॉक्टर हैरान है कि इतना गहरा ज़ख्म इतनी तेज़ी से कैसे भर रहा है। फिर तो बेटे तुम्हारे बाप से ज़्यादा तुम्हारी माँ कमाल दिखा रही हैं। आमना भी अली के अंदर मौजूद थी। उसने मुझसे कहा, आप दुआ कर रही हैं? मैं दुआ कर रही हूँ, लेकिन मरीज़ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ तीमारदारी है। हमारी होने वाली बहू ने तो तीमारदारी की हद कर दिया। दिन रात अली के बिस्तर से लगी रहती थी, न सोती थी न अच्छी तरह खाती थी।
मैंने मजबूर होकर इसे टेलीपैथी के जरिए खिलाया पिलाया है और आराम से इसी कमरे के दूसरे बेड पर इसे सुला दिया है। वो सो रही है। अली ने कहा, पापा आप सायरा के माँ बाप से भी निमट लें। सायरा के 2 भाई लंदन से यहाँ आने वाले थे। मैं चाहता था उन्हें इस्लामी तालीमात दी जाएं। आप उनके लिए कुछ करें। आमना ने कहा, सायरा की तरह उसके दोनों भाई भी मुसलमान हैं। उन्होंने अब तक यहूदियों के माहौल में तालीम हासिल की है। मैं उन्हें इस्लामी तालीमात से आशना करूंगी। तुम्हारे पापा उन बच्चों के वालिदैन से निमट लेंगे। सायरा के वो दोनों भाई लंदन से आ गए थे, लेकिन उनके माँ बाप यानी ताहिरा और अफजाल अहमद उन्हें फिर लंदन वापस ले जाना चाहते थे। उन्होंने पहले एक बार फरार होने का मंसूबा बनाया था, जिसे अली ने नाकाम बना दिया। इस बार दोनों बेटे उनके साथ थे। उनमें से एक 15 बरस का था और दूसरा 12 बरस का। दोनों मासूम थे। वालिदैन उन्हें जिधर झुकाते वो झुक जाते थे और ताहिरा अब तक उन्हें यहूदियत की तरफ झुकाती आ रही थी। इस वक्त वो सफ़र की तैयारी कर रहे थे। 2.5 घंटे बाद एक फ़्लाइट से लंदन जाने वाले थे। बड़ा बेटा कमाल अहमद था, उसे कामी कहते थे, और बड़े बेटे जमाल अहमद को जिमी। कामी ने कहा, जब लंदन वापस जाना था तो हमें यहाँ क्यों बुलाया था? ताहिरा ने कहा, हमने बहुत मजबूर होकर बुलाया था। एक दुश्मन तुम दोनों भाइयों को मुसलमान बनाना चाहता है। वो अभी अस्पताल में है। हमारे लिए अच्छा मौका है। हम यहाँ से लंदन चले जाएंगे तो वो हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। जिमी ने कहा, मम्मी आप हमें सिस्टर से क्यों नहीं मिला रही हैं? क्या वो हमारे साथ लंदन नहीं जाएंगी? नहीं, वो मुसलमान जो अस्पताल में है, उसने तुम्हारी सिस्टर को ट्रैप किया है। वो मुसलमान हो गई है, उसके साथ अस्पताल में रहती है। तुम दोनों से मिलने जाओगे तो वो तुम्हें भी फांस लेंगे। पापा हमारी सिस्टर बहुत अच्छी हैं। आपको पता है हम उन्हें कितना चाहते हैं। आप कम से कम फ़ोन पर उनसे गुफ्तगू तो करा सकती हैं। बेटे, यहाँ टेलीपैथी जाने वाले हमारे बहुत से दुश्मन हैं। वो टेलीफोन पर तुम्हारी आवाज़ सुनकर तुम्हारे दिमागों में पहुँच जाएंगे। ये मालूम कर लेंगे कि हम पाकिस्तान से फ़ौरन फरार हो रहे हैं। ताहिरा ने कहा, लंदन पहुँचकर वहाँ से फ़ोन पर सिस्टर से बात कर लेना। अब ख्वामखा जिद न करो, चलो तैयार हो जाओ, लिबास तब्दील करो। कामी और जिमी अपने बेडरूम में आकर लिबास तब्दील करने लगे। जिमी ने कहा, कामी क्या हम अपनी प्यारी सिस्टर से नहीं मिल सकेंगे? यही मैं सोच रहा हूँ। हम उनके साथ छुट्टियाँ एंजॉय करने आए थे। हमें उनसे ज़रूर मिलना चाहिए। अगर हम मम्मी और पापा को ना बताएं और चुपचाप उनसे मिलने जाएं तो ये एडवेंचर कैसा रहेगा? फैंटास्टिक, बड़ा मज़ा आएगा। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारी सिस्टर किस अस्पताल में है? मालूम नहीं है, मगर हम मालूम कर लेंगे। पहले यहाँ से निकल चलो। वो दोनों तैयार होकर कोठी के पिछले दरवाजे से बाहर आ गए। तेज़ी से चलते हुए उस कोठी से दूर जाने लगे। वो अपनी बहन सायरा से बहुत मोहब्बत करते थे, उससे मिलना चाहते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि वो किस अस्पताल में है। मैंने उन दोनों के अंदर बहन से मिलने का शदीद जज्बा और हौसला पैदा किया। उन्हें अस्पताल का पता मालूम ना था, ना वो इस्लामाबाद की गलियों और रास्ते जानते थे, लेकिन हौसला करके निकल गए थे। मैं उन्हें सीधा उसी अस्पताल में पहुंचा सकता था, लेकिन उनके वालिदैन को उनके पीछे दौड़ाना चाहता था। दोनों भाई एक पीसीओ में आए। कामी ने फ़ोन के जरिए अफजाल अहमद को मुखातिब किया, हेलो पापा। बाप ने हैरान होकर पूछा, तुम दोनों कहाँ हो? हम यहाँ घर में तुम्हें तलाश कर रहे हैं, फ़ौरन वापस आओ। नो पापा, आप हमें अस्पताल का पता बताएं, हम सिस्टर से ज़रूर मिलेंगे। क्या दिमाग ख़राब हो गया है? इस शहर के रास्ते नहीं पहचानते हो, भटक जाओगे। वापस आ जाओ। वापस कैसे आए? हम तो भटक गए हैं। किसी टैक्सी में बैठकर अपनी कोठी का एड्रेस बताओ, ड्राइवर पहुंचा देगा। हम टैक्सी ड्राइवर को अस्पताल का एड्रेस बताएंगे, फिर अपनी सिस्टर के पास जाएंगे। प्लीज़ हमें अस्पताल का पता बताएं। ताहिरा ने रिसीवर लेकर कहा, यह क्या हमाकत कर रहे हो? हमें 1 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए। अब 1.5 घंटा बाकी है, फ़ौरन वापस आओ। हम आधे घंटे में सिस्टर से मिलकर आ सकते हैं। जब अफजाल अहमद फ़ोन पर कामी से बात कर रहा था, तब ताहिरा ने मेरे ज़ेरा से रहकर अपनी घड़ी आधा घंटा पीछे कर ली, और अब ताहिरा फ़ोन पर बोलने लगी तो मैंने अफजाल अहमद के साथ भी यही किया। उसने भी घड़ी 30 मिनट पीछे कर ली, वरना फ़्लाइट में अब सिर्फ 1 घंटा रह गया था। उन्हें एयरपोर्ट पहुंच जाना चाहिए था। ताहिरा ने रिसीवर के माउथ पीस पर हाथ रखकर अफजाल से कहा, मैं उन्हें अपने कॉलोनी के अस्पताल का पता बता रही हूँ। जैसे ही वो वहाँ पहुँचेंगे हम उन्हें पकड़कर एयरपोर्ट ले जाएंगे। उसने माउथ पीस से हाथ हटाकर उन्हें एक करीबी अस्पताल का पता बताया। फिर रिसीवर रखकर बोली, चलो जल्दी सामान गाड़ी में रखो, इन बच्चों ने परेशान कर दिया। वो दोनों बुड़बुड़ाते हुए सामान सफ़र उठाकर गाड़ी में रखते रहे। अभी उन्हें अस्पताल जाना था, फिर वहाँ से कामी और जिमी को तलाश करके एयरपोर्ट पहुँचना था। उन्होंने तमाम सामान कार में रखा, कोठी को लॉक किया, फिर वहाँ से चल पड़े। वो अस्पताल ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन कोई जनाजा गुजर रहा था, इसलिए वो रास्ता बंद था। गाड़ी को रोकना पड़ा। अफजाल अहमद ने झुंझलाकर स्टीयरिंग पर हाथ मारकर कहा, तुमने इस अस्पताल का पता क्यों बताया? पता नहीं है जनाजा कितनी देर में गुजरेगा। तुम मुसलमान हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए। जनाजे के पीछे पीछे चलते हैं। अब झुंझलाने से क्या हासिल होगा? रास्ता बदल कर चलो। दूसरी गाड़ियां रास्ता बदलने के लिए मुड़ रही थी। वो भी अपनी कार मोड़कर एक लंबे रास्ते से गुजरकर उस अस्पताल में पहुंचे। उनकी घड़ियों के मुताबिक इतना वक्त गुजर चुका था कि अब फ्लाइट की परवाज़ में सिर्फ 40 मिनट रह गए थे। उन्होंने अस्पताल के अंदर और बाहर देखा, दोनों बेटे नजर नहीं आए। ताहिरा ने गुस्से से कहा, मैं तो आज ही यहाँ से जाऊँगी, तुम बच्चों को लेकर किसी फ़्लाइट से आओ। वो एयरपोर्ट की तरफ जाने लगे। अफजाल अहमद ने कहा, तुम्हें बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए।
कल हम सब एक साथ चलेंगे। कल तक अली अस्पताल से उठकर आ सकता है, मैं कोई रिस्क नहीं लूँगी। यहाँ मुसाद के बड़े बड़े एजेंट मारे जा चुके हैं, अली के माँ बाप ज़रूर यहाँ हैं। वो मुसाद वालों को चुन चुन कर कत्ल कर रहे हैं, हमें भी वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं अभी जाऊँगी। वो घड़ी देखते हुए बोला, फ्लाइट की परवाज़ में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं और एयरपोर्ट तक पहुँचते पहुँचते 10 मिनट लगेंगे। गाड़ी की रफ्तार बढ़ाओ, कभी कभी फ़्लाइट लेट हो जाती है। ओ गॉड, आज भी लेट हो जाए, मैं किसी तरह यहाँ से चली जाऊँ। लंदन पहुँचकर अपनी इबादत गाह में 500 पाउंड चंदा दूंगी। वह दुआएं मांगती जा रही थी। एयरपोर्ट पहुँचते ही 2 पोर्टर ट्रॉली लेकर आए। उसने कार का दरवाज़ा खोलकर पोर्टर से पूछा, लंदन की फ़्लाइट में कितना वक्त रह गया है? पोर्टर ने कहा, वो तो आधा घंटा पहले जा चुकी है। वह अपनी घड़ी देखकर बोली, परवाज़ का वक्त तो अब हुआ है, जहाज़ वक्त से पहले कैसे जा सकता है? मैडम, आपकी घड़ी आधा घंटा पीछे है, फ़्लाइट सही वक्त पर जा चुकी है। अफजाल अहमद ने एक शख्स से वक्त पूछा तो तस्दीक हुई कि उन दोनों की घड़ियां गलत वक्त दिखा रही हैं। ताहिरा को फिर भी यकीन नहीं आया। उसने विजिटर लॉबी में आकर देखा, रवानगी के बोर्ड से लंदन जाने वाली फ़्लाइट का नाम और नंबर ख़त्म कर दिया गया था। इसका मतलब ये था कि वो फ़्लाइट जा चुकी है। ताहिरा का सर चकराने लगा। अफजाल अहमद ने उसे सहारा देकर कहा, कार में चलकर बैठो। वो दोनों कार में आ गए। अफजाल ने कहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कल हम सुबह से एयरपोर्ट आ जाएंगे। अब हमें ये कोशिश करना चाहिए कि कामी और जिमी अस्पताल जाकर सायरा से ना मिलें, वरना सायरा उनके साथ हमसे मिलने आएगी तो अली को हमारा पता मालूम हो जाएगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या सायरा अपनी कोठी का पता नहीं जानती है? हम कल तक अपनी कोठी में नहीं रहेंगे। मदर नूरा के कॉटेज में आज का दिन और रात गुजार कर कल सुबह चले जाएंगे। किसी दुश्मन को पता नहीं चलेगा कि हम लंदन जा चुके हैं या कहीं छुपे हुए हैं। वो दोनों कार से निकलकर काउंटर पर आए और दूसरे दिन की फ़्लाइट में अपनी सीटें बुक कराने लगे। मैंने कामी और जिमी को अस्पताल पहुंचा दिया। वहां मुसल्ला गार्ड से कह दिया कि उन्हें अस्पताल के अंदर अली और सायरा के पास जाने दिया जाए। सायरा सो रही थी। मेरी ख्याल ख्वानी के जरिए उसने आंखें खोल दी। उसने फ़ौरन बिस्तर से उठकर अली के पास तेज़ी से आकर कहा, माय गॉड, पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई। तुमने वक्त पर दवा ली है? अली ने मोहब्बत से उसका हाथ थाम कर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दवा भी खा चुका हूँ। तुम मेरे लिए इतनी परेशान रहोगी तो मैं तुम्हारे लिए परेशान होता रहूँगा। वो बोली, मैं बीमार तो नहीं हूँ कि मेरे लिए परेशान होगे? दिन रात मेरी तीमारदारी करोगी तो बीमार हो जाओगी, फिर मुझे उठकर तुम्हारी तीमारदारी करनी होगी। ऐसा ना कहो, मेरा दिल चाहता है मैं हमेशा तुम्हारी तीमारदारी करती रहूँ। वो हंसकर बोला, यानी तुम चाहती हो मैं हमेशा अस्पताल में पड़ा रहूँ? क्या इसका यही मतलब होता है? मैं असल में ये कहना चाहती हूँ तुम बीमार ना रहो फिर भी मैं तुम्हारी तीमारदारी करती रहूँ। इसे तीमारदारी नहीं खिदमत गुजारी कहते हैं। यानी मैं तंदुरुस्त रहूँ, चलता फिरता रहूँ और तुम ज़रूरत के वक्त मेरी खिदमत करती रहो। वो इनकार में सर हिलाकर बोली, इस तरह मज़ा नहीं आएगा। मैं जब भी खिदमत करना चाहूँ तुम बिस्तर पर लेट जाया करो। सायरा को आवाज़ें सुनाई दी, सिस्टर सिस्टर। उसने पलट कर देखा, दरवाजे पर कामी और जिमी खड़े हुए थे। वो खुशी से उछल पड़ी, दौड़कर उनसे लिपट गई। उन्हें चूमने के बाद कहने लगी, कब आए? मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? क्या आज ही लंदन से आए हो? कामी ने कहा, सिस्टर आज तीसरा दिन है। जिमी ने कहा, जब से आए हैं मम्मी पापा से जिद करते रहे कि आपसे मिला दें, मगर वो हमें ज़बरदस्ती लंदन वापस ले जा रहे हैं। सिस्टर आप हमसे मिलने क्यों नहीं आई? जिमी, मैं नहीं आ सकती थी, ये बीमार हैं। ये अरे मैं तो तारुफ कराना भूल गई, आओ अंदर आओ। वो दोनों उसके साथ बेड के पास आए। वो बोली, ये मिस्टर अली तैमूर हैं और अली यह है कमाल अहमद उर्फ कामी और यह है जमाल अहमद उर्फ जिमी। अली ने मुस्कुराकर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। दोनों ने उसे हाथ मिलाया। जिमी ने पूछा, क्या तुम वही हो जो हम जैसे बच्चों को मुसलमान बना देते हैं? अली ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों भाई और तुम्हारी ये बहन पैदाइशी मुसलमान हो। इंसान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और तुम्हारे वालिदैन तुम्हें यहूदी कहकर सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। यकीन ना हो तो अपनी सिस्टर से पूछ लो। सायरा ने दोनों के शानों पर हाथ रखकर कहा, कामी जिमी ये दुरुस्त कह रहे हैं। दुनिया का हर बच्चा अपने बाप के हवाले से मजहबी और समाजी शनाख्त रखता है। हमारे पापा मुसलमान थे और मुसलमान हैं। वो हमारी मम्मी के लिए सिर्फ यहूदी मफादात के लिए काम करते हैं। मैं तुम्हें इत्मीनान से समझाऊंगी। तुम दोनों मुझ पर भरोसा करते हो ना? क्या मैं कभी तुमसे झूठ बोलती हूँ या कभी गुस्सा दिखाती हूँ? नहीं, मम्मी गुस्सा करती हैं। आप तो बहुत अच्छी हैं, इसीलिए तो हम उनसे छुपकर आपसे मिलने आए हैं। क्या वाकई मम्मी और पापा से छुपकर आए हो? वो तो बहुत परेशान होंगे। अली ने कहा, सायरा मेरी मम्मी अभी मेरे दिमाग में है। ये कह रही हैं कि जिस तरह पहले एक बार तुम्हारी मम्मी तुम्हें धोखे से छोड़कर जा रही थी, उसी तरह आज भी कामी और जिमी को छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन पापा ने उनसे फ़्लाइट मिस करा दी। सायरा ने कहा, कामी मैं मम्मी का मोबाइल नंबर डायल कर रही हूँ, तुम उनसे पूछो वो तुम दोनों को यहाँ क्यों छोड़कर जा रही थी। वह नंबर डायल करने लगी। आमना ताहिरा के पास पहुँच गई। ताहिरा ने अपने मोबाइल पर बजर की आवाज़ सुनी, फिर उसे ऑन करके कान से लगाया। दूसरी तरफ से कामी ने कहा, मम्मी हम बहुत खुश हैं, सिस्टर हमें मिल गई हैं, हम अभी सिस्टर के पास हैं। ताहिरा ये सुनकर घबरा गई कि बेटी अली के पास है। अली उस फ़ोन के ज़रिए उसके दिमाग में पहुंच जाएगा। उसने फ़ोन को बंद करना चाहा मगर आमना ने उसे बंद नहीं करने दिया। वह फ़ोन पर बोली, सिस्टर के बच्चे तुम दोनों ने परेशान कर दिया है, तुम दोनों नाफरमान हो। तुम अपनी मम्मी और पापा को धोखा देकर सिस्टर से मिलने गए हो। क्या इसीलिए आप हमें धोखा देकर हमें छोड़कर अभी लंदन जाने वाली थी?
ताहिरा इनकार करने वाली थी। आमना ने उसे सच बोलने पर मजबूर किया। वो बोली, हाँ, छोड़कर जा रही थी। तुम्हारी जैसी नाफरमान औलाद के साथ यही सलूक होना चाहिए। आपने पहले सिस्टर को छोड़ा, आज हमें छोड़ रही थी। हमें किसके सहारे छोड़ रही थी? सायरा ने रिसीवर की तरफ झुककर कहा, मम्मी, जिस मुसलमान को बुरा कहती हैं उसी के सहारे छोड़कर जा रही हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, बेहतर कौन है, जो मुसीबत में छोड़कर जाए या जो मुसीबत में काम आए? ताहिरा ने कहा, मुझे बेहतर नहीं बनना है। इन दोनों को अपने ही पास रखो। वह मेरे पास आएंगे तो तेरे यार की टेलीपैथी भी उधर चली आएगी। वस्कर बोली, आप अभी टेलीपैथी से महफूज हैं? पूरी यकीन के साथ महफूज हूँ। इस बार मुसाद वालों ने अच्छी तरह तनवीमी अमल के जरिए हमारे दिमागों को लॉक किया है। चलिए मान लेती हूँ, लेकिन मुझे और अली को आपकी कोठी का पता तो मालूम है। मैं और तुम्हारे पापा इतने नादान नहीं है कि उसी कोठी में रहे। हम ऐसी जगह हैं जहाँ तुम इस मुसलमान के साथ कभी नहीं पहुँच सकोगी। हम आपके पीछे नहीं आएंगे, लेकिन आपको और पापा को उन तमाम अमाल का हिसाब देना होगा जो पाकिस्तान के खिलाफ बरसों से जारी है। ये ख्याल दिल से निकाल दें कि यहाँ से फ़रार होना आसान है। यहाँ से कोई ऐसा त्यारा परवाज़ नहीं करेगा जिसके मुसाफिर आप और पापा होंगे। तुम बेटी हो या दुश्मन? बेटी हूँ, इसलिए आप दोनों जिंदा हैं। मैं नहीं जानती कि अली मेरी वजह से कब तक आप दोनों को ढील देते रहेंगे। कामी ने पूछा, मम्मी, क्या आप और पापा सचमुच छुप गए हैं? हमें अपने पास कभी नहीं बुलाएंगे? हम सब के साथ एक बला है, एक मुसीबत है। हम उसे अपने करीब नहीं आने देंगे। हमारी सलामती इसी में कि अपने तीनों बच्चों से दूर रहें। ताहिरा ने फ़ोन बंद कर दिया। कामी ने पुकारा, मम्मी, मम्मी, हेलो मम्मी। सायरा ने उसे रिसीवर लेकर रखते हुए कहा, हमसे मिलना तो दूर की बात है, वो बात भी नहीं करेंगी। जिमी ने रोते हुए कहा, मम्मी ने कामी से बात की, मुझसे नहीं की। कामी की भी आंखों में आंसू आ गए। सायरा ने झुककर दोनों को गले से लगाते हुए कहा, रोना नहीं चाहिए, अभी हमें बहुत से अपनों और बेगानों से दुख मिलेंगे। सबको हौसले से बर्दाश्त करना है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अली ने सोच के जरिए आमना से कहा, मम्मी, ये मासूम बच्चे अपने माँ बाप की इस्लाम दुश्मनी को नहीं समझ रहे हैं। उन्हें इनसे कुदरती लगाव है। अगर हम इनसे इंतकाम लेंगे और उन्हें मुल्क दुश्मनी की सज़ा देंगे तो इन बच्चों को सदमा पहुंचेगा। बेटे, हर मुजरिम को सज़ा मिलती है, यहाँ न मिले तो आकबत में पकड़ होती है। हमारी तुम्हारी ये कोशिश होनी चाहिए कि इनके माँ बाप जिंदा रहें, मगर एक दिन भी सुकून से ना गुजार सकें। ऐसी ज़िंदगी मौत से बदतर होगी। वह खौफज़दा रहकर इधर से उधर भागते फिरेंगे, जगह जगह छुपते रहेंगे, लेकिन उनकी हर पनाहगाह आर्जी हुआ करेगी। अली ने आंखें बंद कर लीं। सायरा अपने भाइयों को तसल्लियाँ देने और प्यार करने में मसरूफ़ थी।